आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हर संडे को, रविवार को मैं एक स्पेशल लेक्चर लूंगा और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि अगले संडे को आप कौन सा स्पेशल लेक्चर चाहते हैं। आज मैं भारत का पूरा इतिहास, वैसे बता दूं कि मैंने कम से कम 300 से 400 लेक्चर्स लिए हैं इंडिया की हिस्ट्री पे, अलग अलग हैं। चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट खोल लीजिए, आपको मिल जाएगा। लेकिन इस 1 1 2 घंटे, पता नहीं कितनी देर का ये वीडियो हो, मैं भारत का पूरा इतिहास आपको समझा दूंगा। अब दोस्तों, आपको एक चीज समझनी है कि यहां पे हम डिटेल में जाएंगे, लेकिन उतना नहीं, क्योंकि अगर हम पूरा इतिहास, भारत का इतिहास दुनिया का सबसे कॉम्प्लेक्स इतिहास है, क्योंकि उसमें लेयर्स दर लेयर दर बहुत सारी चीजें हैं। तो मैं आपको भारत का पूरा इतिहास बताऊंगा, एक ओवरव्यू टाइप का, और डिटेल में भी हम जाएंगे। लेकिन यह मैं आपको गारंटी देता हूं कि इसके बाद आप ये नहीं बोलेंगे कि इंडिया के बारे में हमको कुछ नहीं पता। सब कुछ पता चल जाएगा। तो शुरू से आखिरी तक आपको वीडियो देखना है और कमेंट बॉक्स में बताइए कि अगले संडे मैं कौन सा लेक्चर कवर करूं। चैनल को सब्सक्राइब करो यार, मैं फुल टाइम स्टडी ग्लोस पे आ गया हूं। अच्छा है, ग्रो हो रहा है, लेकिन हमारा टारगेट है जून तक 1 मिलियन। तो वो आप की ही आप अगर सपोर्ट करेंगे तभी हो सकता है। तो जितना हो सके लेक्चर्स को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, इंस्टा पे मुझे फॉलो करो। यहाँ पे सारी अपडेट्स मैं डालता रहता हूँ। अगर आपको स्टडी ग्लोस ज्वाइन करना, भी वेबसाइट पे काम चल रहा है, लेकिन तब तक आप यहाँ पे मुझसे बात कर सकते हैं। मंडे से, यानी कि कल से, मैं इंस्टा की सारी क्वेरीज का जवाब दूंगा, उसकी भी अपडेट मैं डाल दूंगा। और जब तक हमारी वेबसाइट रेडी नहीं होती, तब तक लेक्चर की पीडीएफ जो है वो आपको स्टडी ग्लोस से मिल जाएगी। देखिए, जितने भी इमेज और मैप मैंने यूज किए हैं, विकिपीडिया और मैप्स ऑफ इंडिया, मैप्स ऑफ इंडिया के मैप बेहतरीन होते हैं, सबसे बेहतरीन साइट है वो। तो मैप्स ऑफ इंडिया और विकिपीडिया के जो सोर्स है, इमेज की सोर्स है, वो वहीं से ही लिया है, और एक एंशिएंट इंसाइक्लोपीडिया। तो पहले हम बात करते हैं दोस्तों एंशिएंट हिस्ट्री की। देखिए, एंशिएंट हिस्ट्री, धरती को 13.5 अरब साल पहले बिग बैंग हुआ। 3.5 अरब साल पहले हमारा यूनिवर्स, मतलब हमारी धरती बनी। ठीक है। और भारत जो है, भारत कह रहा हूं, आदमी जो है वो लगभग 22 लाख साल पहले यहां पे प्रकट हुए। भारत में 22 लाख साल पहले जब अफ्रीका से निकले, तो भारत में पहले सोन रिवर वैली पे सेटल हुए, फिर नर्मदा वैली पे सेटल हुए। ये एंशिएंट हिस्ट्री है। जब भी हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हिस्ट्री को हम दो में डिवाइड करते हैं। एक है आपका पालियोलिथिक, एक है आपका नियोलिथिक। लोगों को लगता है कि मॉडर्न हिस्ट्री इतिहास है, कुछ नहीं। मॉडर्न हिस्ट्री खाली 2 से 3% है। असली इतिहास तो एंशिएंट हिस्ट्री है। हम 2000 साल का इतिहास पढ़ते हैं, बल्कि लाखों सालों का इतिहास, करोड़ों सालों का इतिहास तो बाकी है। तो एंशिएंट हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन एंशिएंट हिस्ट्री अक्सर बोरिंग लगती है, लेकिन हम है ना, आसान बनाएंगे। एंशिएंट हिस्ट्री मैंने पूरी कवर की है। तो पालियोलिथिक होता है, पालियो मतलब क्या? ओल्ड, लिथिक मतलब स्टोन। तो पालियोलिथिक एज मतलब ओल्ड स्टोन एज। ठीक है। अब पालियोलिथिक को भी हम 3 में डिवाइड करते हैं। दूसरा आता है आपका नियोलिथिक। नियो मतलब न्यू, लिथिक मतलब स्टोन, तो न्यू स्टोन एज। ये आपका लगभग 10,000 बीसी के अराउंड शुरू हुआ, यानी कि आज से 3,000 साल पहले। नियोलिथिक हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि दोस्तों पहले हम हंटर गैदरर्स थे। भारत में भी जो लोग आए वो माइग्रेटर्स थे, इधर से उधर माइग्रेट करते थे। हंटर गैदरर्स थे, जानवरों का शिकार करते थे और उनको गैदर करते थे, बड़े जानवरों का नहीं, छोटे जानवरों का। लेकिन फिर उनका दिमाग डेवलप हुआ। हम जो हैं डेवलप होने लगे, हमारा दिमाग डेवलप होने लगा। और उसके बाद हमको पता चला कि टूल्स कैसे बनाए जाते हैं शिकार करने के लिए। उसके बाद हमको यह भी पता चला कि खेती कैसे की जाती है, नियोलिथिक रेवोल्यूशन। और जैसे ही पता चला कि खेती कैसे की जाती है, इसको नियोलिथिक रेवोल्यूशन बोलते हैं। 10,000 बीसी जो सबसे बड़ा इवेंट इतिहास का माना जाता है, क्योंकि दोस्तों वहीं से ही आयरन आया। और जब आयरन एज में हम प्रवेश करेंगे, पूरी दुनिया का कबाड़ा हो गया है इस लोहे की वजह से। हर चीज में लोहा लगता है। और जब ये लोहा डिस्कवर हुआ, जब ये रिसोर्सेज डिस्कवर होना शुरू हुए, तो साम्राज्य उदय हुए। और फिर जब साम्राज्य उदय हुए तो खेल खत्म, लोगों के राइट छीन लिए गए। पहले ऐसा नहीं था। अब जितना पहले जाएंगे आपको इक्वल सोसाइटी मिलेगी। तो भारत में 3300 तक, तो मतलब जो आज इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, तो 3300 बीसी मतलब आज से 5000 साल पहले तक तो यही था। फिर सिंधु नदी सभ्यता, सिंधु नदी मतलब सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु नदी के पास लोग सेटल होना शुरू हुए। और जब 10,000 साल पहले यह पता लगा कि अरे बाप रे, हम तो
खेती कर सकते हैं, तो पहली सिविलाइजेशन डेवलप हुई। शुरुआत में 4 सिविलाइजेशन बनी है। ओल्डेस्ट है मेसोपोटामियन, आज का इराक, पर्शिया, ये बहुत सब उसी सिविलाइजेशन में आता है जो मिडिल ईस्ट में थी। फिर आपका इजिप्शियन सिविलाइजेशन जो कि आपका अफ्रीका में होगा, चाइनीज सिविलाइजेशन और इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये सब सेम ही टाइम पे उदय हुई। 3300 बीसी के आसपास ही सबका उदय हुआ। और सब में आपको एक चीज कॉमन मिलेगी, ये सब नदी के पास। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन भी जब लोगों को पता चला कि खेती कैसे करनी है, तो लोग यहां पे सेटल होना शुरू हुए। और ध्यान दीजिएगा, इसको फर्स्ट अर्बनाइजेशन बोलते हैं, शहरीकरण। अर्बनाइजेशन पे मैंने 30 लेक्चर लिए हैं ना, हिस्ट्री के ऑप्शनल मैंने चैनल पे पूरे फ्री कोर्स हैं, आप देख लीजिएगा। तो ये पहला शहरीकरण था। अब बोलेंगे सर शहरीकरण, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन है ये, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन है ये, और शहरीकरण शुरू हुआ। और जब शहरीकरण शुरू हुआ भैया, इंडस सिंधु घाटी सभ्यता में ना जो शहरों का डेवलपमेंट था, मोहनजोदारो हो गया, कालीबंगन हो गया, लोथाल हो गया, धोलावेरा हो गया, ये सब जो शहर डेवलप हुए ना, बहुत एकदम आगे। विश्वास ही नहीं होता दोस्तों, अभी तक इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट अभी तक डिसाइफर नहीं की जा सकी है। जिस दिन स्क्रिप्ट पता चल गई, ये लोग बातचीत कैसे करते थे, किस तरीके से संवाद होता था, उस दिन तो समझ लीजिए क्रांति आ जाएगी। क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन बहुत मॉडर्न सिविलाइजेशन थी, बिल्कुल इक्वल सोसाइटी थी, कोई राजा महाराजा नहीं। ठीक है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का उदय, जिसपे मेरा सेपरेट लेक्चर है, 3300 बीसी यानी कि आज से 5000 साल पहले इसका उदय शुरू होता है। अब देखिए इसमें क्या है, इंडस वैली को भी हम 2 में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट अर्बनाइजेशन था। शुरुआत में तो इंडस वैली सिविलाइजेशन डेवलप होना शुरू हुई, लेकिन धीमे धीमे ये मैच्योर हुई। मैच्योर इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो पीरियड है वो लगभग 2600 से 1900 तक है। 2600 बीसी से लेकर 1900 बीसी। बीसी एडी में फर्क तो पता है ना, बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, ये भी बता देता हूं, हो सकता है कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो। जितना बीसी आप देखेंगे, क्राइस्ट का जन्म आपसे 2000 साल पहले हुआ था, तो अगर 3300 बीसी है यानी कि 3300 बिफोर क्राइस्ट, क्राइस्ट का जन्म कब हुआ, 2000 साल, यानी कि आप उसमें 2000 जोड़ दीजिए। 3300 बीसी का मतलब ये है, जहां पे बीसी लगेगा उसमें 2000 साल जोड़ दीजिए, तो लगभग 5000 हो गया। तो मैच्योर इंडस वैली सिविलाइजेशन डेवलप होती है 2600, और उसके बाद तो क्या शहर बने दोस्तों, क्या शहर बने। मोहनजोदारो हो गया, और इतने खूबसूरत शहर बने। ट्रेड भी होता था, ये दूसरी जगह से ट्रेड भी करते थे। अब देखिए मैथ्स बोला जाता है कि उस समय मैथ्स डेवलप थी कि नहीं। देखिए मेरा माने, वैसे मैं कोई रिसर्च अभी नहीं कर रहा हूं, लेकिन दोस्तों इतनी बड़ी सिविलाइजेशन विदाउट मैथ्स तो हो नहीं सकती। मैथ्स तो होगी ही होगी, ऐसे कैसे हो सकती है। तो बहुत सारे हमको एविडेंसेस मिलते हैं। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का उदय हुआ, लेकिन दोस्तों 1900 में इंडस वैली सिविलाइजेशन का पतन भी होता है। अब उसके बहुत सारे रीजन दिए जाते हैं। एक रीजन दिया जाता है फ्लड्स आ गए, बाढ़ आ गई, सिंधु नदी उफान पे, बाढ़ आ गई तो ये पूरा एरिया साफ हो गया। फिर 400 साल का डार्क पीरियड, क्या हुआ हमको इतना मालूम नहीं चला। और फिर हमारा वैदिक पीरियड शुरू होता है। वैदिक पीरियड में भी 2 हैं। अब देखिए यहां से आयरन एज शुरू हो गई है, खतरनाक। एजेस की बात करें तो सबसे पहले कॉपर एज आई, चाल्कोलिथिक, ठीक, लगभग 4500 बीसी के आसपास। उसके बाद आती है हमारी ब्रॉन्ज एज। हालांकि ब्रॉन्ज एज और कॉपर एज साथ साथ ही चलती हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन, जितनी भी ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है, वो सब ब्रॉन्ज एज में आती है। उसके बाद आपकी आयरन एज आती है। अब आयरन एज, जब लोहा डेवलप होना शुरू हुआ, लोहा हमको मिलने लगा, मेटलर्जी डेवलप हुई, तब हमारा कबाड़ा हो गया। और ये वैदिक पीरियड में हुआ। वैदिक पीरियड, शुरुआत का पीरियड बहुत बढ़िया था। देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन में काफी ज्यादा इक्वालिटी थी और बहुत ही डेवलप्ड थी। रोड 90 डिग्री पे कट थी। इनफैक्ट घर के बाहर भी कूड़े लगे होते थे। वाटर सिस्टम कमाल था, ड्रेनेज सिस्टम कमाल था, बहुत बढ़िया सिविलाइजेशन थी। बार्टर सिस्टम चलता था और काफी लोग खुश थे। घर भी बहुत खूबसूरत होते थे। वैदिक पीरियड 1500 से शुरू हुआ, 1500 बीसी, यानी कि लगभग 3500, 3500 साल पहले। तो वैदिक पीरियड, नाम ही है ना वैदिक, वेदों को कंपाइल किया। हिंदुइज्म में सबसे बड़ी अथॉरिटी है वेद। सबसे पुराना है ऋग्वेद, फिर सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ये 4 वेद जिसने पढ़ लिए उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी, ऐसा बोला जाता है। तो वैदिक कल्चर शुरू हुआ।
मैं आर्यन इन्वेजन थ्योरी नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं उसमें इतना बिलीव नहीं करता, हालांकि वो इंपॉर्टेंट है। आर्यन इन्वेजन थ्योरी पे मेरा सेपरेट लेक्चर है, आप देखिएगा। तो वैदिक कल्चर वेदास में डिफाइंड थे। अब वेदों से हम बहुत सोर्सेज उठाते हैं। वेद जो है ना, उसमें श्लोक लिखे हुए हैं, मंत्र लिखे हुए हैं। अब उसमें बहुत सारे रीजन्स की हमको जानकारी मिलती है कि अच्छा एक मगध रीजन होगा, अच्छा गाय की बहुत ज्यादा पूजा की जाती है, ये भगवान है। वेदों से अथॉरिटी हमको बहुत ज्यादा मिलती है। संस्कृत टेक्स्ट है। संस्कृत की सबसे बड़ी बात यह है कि आप पूरे एक पेज को एक लाइन में कंसाइज कर सकते हो, इसीलिए संस्कृत बहुत जबरदस्त लैंग्वेज है। जब आप श्लोक को पढ़ते हैं तो संस्कृत के श्लोक होते हैं खाली 2 लाइन के, लेकिन उसका इंटरप्रिटेशन 6, 7, 8 पेज का हो जाएगा। तो वैदिक पीरियड, पहले वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड। लेटर वैदिक पीरियड दोस्तों बाद में शुरू होता है, लगभग 1000 बीसी के आसपास। लेटर वैदिक पीरियड में कब आड़ा हुआ है, कैसे हुआ है? कास्ट को डिफाइन कर दिया कि सबसे ऊपर वाले ब्राह्मण, सेकंड क्षत्रिय, थर्ड वैश्य, फोर्थ शूद्र। लेटर वैदिक पीरियड में कबाड़ा हो गया। इससे पहले इक्वल सोसाइटी थी, यानी कि 1000 बीसी तक हमारी सोसाइटी बिल्कुल इक्वल थी। तो अब हम चाल को लेते, कॉपर एज से आयरन एज में जा रहे हैं, लोहा मिलना हमको शुरू हुआ है। और अब एग्रीकल्चर का ध्यान दीजिएगा, पैरेलली एग्रीकल्चर का भी एक्सपेंशन शुरू हुआ है। और दोस्तों आप देखिए मैप में, देखिए ये कुरु हो गया, मत्स्य हो गया, अरे सॉरी, कुरु, मत्स्य, पांचाल, ये सारे अब रीजन्स उभर रहे हैं। हालांकि देखिए अभी भी जो पूरा सिविलाइजेशन है ना, मतलब ये जो पूरा पीरियड चल रहा है, ये अभी भी नदी के ही इर्द गिर्द है, लेकिन अब रीजन्स डेवलप होना शुरू हो रहे हैं। पंजाब रीजन और अपर गैंजेटिक प्लेन जो आपको दिख रहा है सामने, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। ओके, फिर जनपद आता है, जनपद का उदय होता है। और ये सब आपको जनपद, जन लोग, पद मतलब पैर, जहां लोगों ने पैर रखे वो हो गया जनपद। भाई जन जो है, आपको पता है फैमिली पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता था वेदों में। अगर आप बात करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री की, तो जन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते थे। और एक ट्राइब का मतलब बेसिकली सब ये ट्राइबल सोसाइटी थी, एक लीडर होता था। तो हम ये देखते हैं कि यहां पे जो आयरन एज का सेकेंड फेज था भारत में, वो जनपद से डिफाइन होता है। और अब यहां पे किंगडम्स बनना शुरू हुए, कुरु, पांचाल, कौसाला, विदेहा, आप देख सकते हैं मैप में, ये सारे किंगडम बने। आगे बढ़ते हैं, जनपद, फिर महाजनपद, 16 पावरफुल किंगडम उभरे। आप देख सकते हैं कुरु, मत्स्य, अवंती, पांचाल, सूरसेन, वत्स, कोसाला, मल्ल, 16 पावरफुल किंगडम है। महाजनपद ये अलग किंगडम है, ये ओलिगार्कीज रिपब्लिक्स थी। कुछ लोग जो हैं 16 किंगडम्स के 16 राजा, 600 बीसी से लेकर 300 बीसीई तक ये किंगडम फ्लरिश हुए। तो आप देख सकते हैं कि कैसे भारत की हिस्ट्री बढ़ती जा रही है। ध्यान दीजिएगा, इधर पैरेलली में वेस्ट में पर्शियन एम्पायर आ रहा है, अलेक्जेंडर का उदय हो रहा है, और इधर हमारे महाजनपद बन रहे हैं। ओके, तो ये पूरा ये नॉर्थ एरिया और नॉर्थ ईस्ट एरिया, मतलब इधर आप अगर जाएंगे बंगाल साइड तक, तो ये पूरा स्ट्रेच होता है, जिनको कहते हैं महाजनपद रिपब्लिक, 16 रिपब्लिक। और इनको शुरुआत के रिपब्लिक्स को गण संघ बोला जाता था, जैसे शाक्यास, मल्लास, लिच्छवीस, इनको गण संघ बोला जाता था। ठीक है, ये चीज वक्त आगे बढ़ा। इसी दौरान दोस्तों आपको बता दूं कि कॉइन्स भी, पंच्ड मार्क्ड कॉइन्स जो हैं वो डेवलप होना शुरू हुए। फिर ब्रह्मी खरोष्टी स्क्रिप्ट जो है वो भी डेवलप होना शुरू, अब स्क्रिप्ट डेवलप होना शुरू हो गई थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमको स्क्रिप्ट नहीं पता है ना। जैसे भैया हमारा जो देवनागरी स्क्रिप्ट है, जो हिंदी एक स्क्रिप्ट होती है ना, तभी तो आप लैंग्वेज को पढ़ सकते हो। अब ये तो महाजनपद की बात हो गई। अब धर्मों की शुरुआत होती है। पहले देखिए लेटर वैदिक पीरियड में ब्राह्मणिज्म बहुत ज्यादा उसका दबदबा था। ब्राह्मणिज्म, क्षत्रिय, ये सब। ब्राह्मण कौन होते थे? जो हर किसी को वेद पढ़ाते थे, उपनिषद पढ़ाते थे। ये ब्राह्मण होते थे जो टीचिंग्स देते थे, और ब्राह्मण को सर्वोच्च माना जाता था। अब कास्टिज्म शुरू हो गया है। फिर क्षत्रिय, क्षत्रिय धर्म क्या था? जो राजा महाराजा। फिर वैश्य जो बिजनेस, और शूद्र सबसे नीचे। शूद्रों के साथ बहुत खराब व्यवहार किया जाता था। लेकिन अब उदय होता है दो बहुत बड़े धर्मों का, जैनिज्म और बुद्धिज्म। और ध्यान दीजिएगा, अभी तक मतलब इस्लाम का भी कोई नामो निशान नहीं है। अभी
अभी तक क्रिश्चियनिटी भी नहीं उभरा है, अभी सिर्फ जुडाइज्म आया है अगर धर्म की बात करो। उससे पहले ज़ोरास्ट्रियंस, तो भारत में धर्म की उत्पत्ति बहुत पहले हो गई थी। तो अब शुरू होता है जैनिज्म और बुद्धिज्म। जैनिज्म पुराना है, ध्यान दीजिएगा, बुद्धिज्म नया है। जैनिज्म बुद्धिज्म से भी पुराना है। 800 बीसी से लेकर 400 बीसी तक उपनिषद डेवलप हुए। ठीक, उपनिषद जो है वो बेसिकली हिंदुइज्म का बेसिस बना, जिसको वेदांत भी बोला जाता है। मतलब वेदों को कंक्लूड किया उपनिषद में। वेद बहुत बड़े थे, तो उसका कंक्लूडेड वर्जन है उपनिषद, है कि नहीं? तो अगर हम बात करते हैं जैनिज्म और बुद्धिज्म की, तो ये 6th सेंचुरी, जब सेकेंड अर्बनाइजेशन, फर्स्ट अर्बनाइजेशन आपने देखा, अब सेकेंड अर्बनाइजेशन शुरू हो रहा है, तो जैनिज्म शुरू हुआ। महावीर 549 से लेकर 477 बीसीई तक महावीर है जिन्होंने जैनिज्म को फैलाया। कौन से तीर्थंकर थे? महावीर। चलो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। जैनिज्म फैला, और जैनिज्म के फाउंडर कौन थे ये भी कमेंट बॉक्स में बताओ। गौतम बुद्ध है। बुद्धिज्म, तो देखिए गौतम बुद्ध की तो कहानी शानदार है। गौतम बुद्ध भी 563 से 483 तक थे। गौतम बुद्ध जो हैं उनका जन्म एक राज परिवार में हुआ था। गौतम बुद्ध के बारे में पहले ही बोल दिया था कि ये लड़का, आप कुछ भी कर लो, ये बनेगा तो संत, आप इसको जकड़ नहीं सकते। तो उनके पिताजी ने बहुत कोशिश की कि बुद्ध को पता ही ना चले। बुद्ध को यह तक नहीं पता था, 20-25 सालों तक तो बुद्ध को यह तक नहीं पता था कि इंसान बूढ़ा होता है, मृत्यु नाम की कोई ऐसी कोई चीज भी है। गौतम बुद्ध को सारी, उन्होंने, सिद्धार्थ नाम था, सारी सुविधाएं दी, एवरीथिंग। लेकिन एक दिन जब बुद्ध जा रहे थे, तब उन्होंने देखा एक बूढ़े इंसान को, एक लाश को, एक इंसान को, एक पक्षी को मारते हुए। तब उन्होंने जब अपने सारथी से पूछा, तब उन्होंने बताया कि ये तो सत्य है, जो इंसान आता है वो जवान है, फिर बूढ़ा भी होगा, वो मरेगा भी। तब गौतम बुद्ध एकदम परेशानी में डूब गए, और उसके बाद वो सच की खोज में निकल पड़े, और फिर उन्होंने तपस्या की। उनको गुरु मिले, उद्रक, रामपुत्र, अलारा, कलामा, ये सब इनके गुरु थे, लेकिन कोई ठोस आंसर नहीं मिला। और फाइनली ठोस आंसर विदिन मिला, और फिर बुद्धिज्म की स्थापना हुई। और जब बुद्धिज्म आए दोस्तों, ये गेम चेंजर रहा, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे राजाओं ने, जैनिज्म तो था ही, लेकिन जैनिज्म को कड़ी टक्कर थी बुद्धिज्म। हालांकि हम आपके किसी को कंपेयर नहीं कर रहे हैं, लेकिन बुद्धिज्म पूरी दुनिया में फैल गया, क्योंकि बहुत सारे राजा महाराजा ने, इंक्लूडिंग अशोक, उन्होंने बुद्धिज्म अपना लिया। और जब उन्होंने बुद्धिज्म अपनाया, जिन राजा ने बुद्धिज्म अपनाया, उसको पूरी दुनिया में फैला दिया। आज साउथ ईस्ट एशिया, या छोड़िए आप, जहां पे भी आप बुद्धिज्म देख रहे हैं ना, वो भारत की ही देन है भैया। निकला तो नेपाल से ही है ना, बिहार से ही है पूरा का पूरा, तो भारत की ही देन है। भगवान बुद्ध पूरे भारत में भ्रमण किया उन्होंने, और भगवान बुद्ध जो है वो 3 जगह से ज्यादा कहीं नहीं रुकते थे, 2-3 दिन बस। बहुत सारी कहानियां हैं, खैर हम बाद में डिस्कस करेंगे बुद्धिज्म, हमारा वो अभी टॉपिक नहीं है। तो यहां से बुद्धिज्म का उदय होता है। और जब बुद्धिज्म आया, जैनिज्म आया, तो हिंदुइज्म को भी टक्कर मिली, क्योंकि अभी तक वेदों की अथॉरिटी थी, लेकिन अब एक ऐसा धर्म आ गया था जो लोगों को इक्वली ट्रीट करता था। हालांकि बुद्धिज्म भी बाद में महायान, हीनयान में बट गया, वो एक अलग चीज है। महावीर जो थे वो 24वें तीर्थंकर थे। अरे बता दिया मैंने चलो कोई बात नहीं, 24वें तीर्थंकर थे। चलो पहले कौन थे? हाँ, फाउंडर ऑफ जैनिज्म तो चलो आपको बताना ही है, महावीर ने भी यही। बुद्धिज्म और जैनिज्म दोस्तों, ये क्या, देखिए धर्म क्या बोलता है कि ये संसार जो है, मतलब ये डेथ और बर्थ की साइकिल है, बर्थ एंड डेथ की साइकिल है। आप जन्म लेंगे फिर मरेंगे, इस साइकिल को तोड़ के बाहर निकलो, यही बोलता है। तो बुद्धिज्म जैनिज्म फैले। उसके बाद दोस्तों रामायण लिखी गई और महाभारत लिखी गई। इसी दौरान संस्कृत एपिक्स, रामायण और महाभारत भी लिखे गए। हुआ पहले था, लिखे गए। भारत में रामायण और महाभारत का सबसे उच्च, भारत का पूरी दुनिया में सबसे उच्च स्थान है। भगवान राम और महाभारत भगवान कृष्ण। आप अगर पूरी सोसाइटी को देखेंगे तो दो ही है ही है। भगवान राम का पूरा हमारा जो लॉ एंड ऑर्डर है वो भगवान राम के प्रिंसिपल पे तो चलता है। यूपीएससी में जब आप
यूपीएससी क्रैक करेंगे तो जस्टिस और पूरा जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, वो सब भगवान राम के प्रिंसिपल पे चलते हैं। बाकी आम इंसान भगवान कृष्ण की तरह जीता है। सोसाइटी ही दो में बटी है, मतलब दो तरीके की है। तो रामायण और महाभारत इसी दौरान लिखे गए। और हिंदुइज्म में आपको पता ही है 4 युग हैं, सतयुग, और चारों युग को गाय से दर्शाया गया है। जब जब गाय का एक पैर जाता जाएगा, एक युग जाता जाएगा। तो सबसे पहले सतयुग, फिर आता है द्वापर युग, फिर आता है त्रेता युग और कलयुग। द्वापर युग में रामायण लिखी गई और त्रेता युग में महाभारत लिखी गई। तो खैर, गीता, भागवत गीता, आई होप आप लेसन्स देख रहे होंगे। मैंने भागवत गीता के 3 अध्याय कंप्लीट भी कर दिए हैं। हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहां पे जाके देख सकते हैं। ये रहा, आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने क्या देखा? इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया, वैदिक पीरियड हो गया, धर्मों को देख लिया, और अब हम देखते हैं अर्ली डायनेस्टी, जिनको मगध डायनेस्टी बोला जाता था। एक्सपेंशन शुरू होता है। मगध, आज का बिहार, सबसे इंपॉर्टेंट, और अनफॉर्चुनेटली आज बिहार सबसे पिछड़ा। बहुत दुख होता है देख के। मगध से ही भारत शुरू हुआ है। महाजनपद में मगध बहुत इंपॉर्टेंट रहा। आज का जो पूरा बिहार है ना, राजगृहा, पाटलियापुत्रा, ये सब, लिच्छवी हो गया, अंग हो गया, ये सब मगध में आते थे और बड़े इंपॉर्टेंट थे। इनफैक्ट रामायण, महाभारत, पुराणों में भी मगध का हमको जिक्र मिलता है। तो शुरुआत की डायनेस्टीज थी। शुरुआत की जो हर्यंका डायनेस्टी थी, भारत में पहली जो प्रॉपर डायनेस्टी आई है वो हर्यंका डायनेस्टी, ठीक है, जिसके राजा थे बिंबिसार। फिर अजातशत्रु ने उनको टेक ओवर किया, है कि नहीं। फिर आता है आपका, मगध के बाद आता है आपका नंद एम्पायर। ओके, अब हम भारत की असली हिस्ट्री के ऊपर आ गए हैं। आज से 2200 साल पहले मौर्यन एम्पायर का उदय हुआ। नंद एम्पायर जो था वो बहुत ही बड़ा एम्पायर था, ठीक है। नंद डायनेस्टी ने, देखिए, हर्यंका डायनेस्टी के बाद है शिशुनाग डायनेस्टी, और शिशुनाग डायनेस्टी के बाद आया नंद। नंद एम्पायर बहुत तेजी से फैला, और नंद एम्पायर पहला था जिसने अपनी बहुत बड़ी आर्मी बना ली। ओके, बहुत एकदम वास्ट आर्मी इन्होंने बनाई। अब जब इन्होंने अपनी वास्ट आर्मी बनाई, इनकी आर्मी में लगभग 2 लाख तो इन्फेंट्री थी, 20,000 कैवलरी थी, 2,000 रथ थे, 3,000 वॉर एलिफेंट्स थे। तो जब इतनी बड़ी आर्मी बनाई तो ये एक्सपैंड करेंगे ही करेंगे। धनानंद आखिरी रूलर थे। महापद्मनंद एक और बहुत बड़े रूलर थे जिन्होंने विस्तार किया। लेकिन दोस्तों, हर डायनेस्टी का फॉल होता है। नंद डायनेस्टी का भी फॉल हुआ। कैसे हुआ? भले ही ये बहुत 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 बड़ी डायनेस्टी थी, लेकिन धनानंद जो थे वो एक ऐसे रूलर थे जो बड़े अजीबोगरीब थे। नंद डायनेस्टी में प्रजा खुश नहीं थी, बहुत टैक्सेस। जैसे आपने वो मूवी देखी बाहुबली, बाहुबली में नहीं वो इस तरीके का, वो कैसे वो प्रजा के ऊपर वो अत्याचार करता है, वैसे ही था। अब नंद डायनेस्टी को चुनौती दी किसने? भारत के सबसे बड़े, अभी तक सबसे बड़े विशेषज्ञ, जिन्होंने देशों को जन्म दे दिया, जिनकी आइडियोलॉजी अनफॉर्चुनेटली आज हम नहीं फॉलो कर रहे हैं, लेकिन जो अगर उनकी फिलॉसफी पे चल गया उसको बहुत बड़ी सक्सेस मिलती है। सबसे बड़े ग्रंथ को लिखने वाले, सबसे बड़े शास्त्र को लिखने वाले चाणक्य, जिन्होंने अर्थशास्त्र, चाणक्य नीति को फाउंड किया, बहुत विद्वान। चाणक्य की भरी सभा में नंद ने बेइज्जती की, तो चाणक्य ने बोल दिया, याद रखना, तुम्हारे इस नंद एम्पायर को मैं उखाड़ के फेंक दूंगा। तब उस समय धनानंद ने बोला, अरे पगला गया है ये, मुझे उखाड़ के फेंकेगा? इसकी औकात देखो पहले, मुझे कैसे उखाड़ के फेंक सकता है? मेरे पास इतनी बड़ी आर्मी है। लेकिन चाणक्य ने तो बोल दिया था। चाणक्य फिर वापस जा रहे थे तो उनको दिखा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बोला जाता है कि ये बहुत ऊंची कास्ट से नहीं थे। आई एम रियली सॉरी टू यूज दैट वर्ड, बट ये लिखा है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ऐसे जा रहे थे। चाणक्य उस समय, अच्छा, कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, चलो ये भी बताओ मुझे। भारत में 2 बहुत बड़ी, भारत की यूनिवर्सिटीज तो जग, पूरी दुनिया भर के लोग यहां पे पढ़ने आते हैं ना, नालंदा, तक्षशिला और आपकी विक्रमशिला, चलो इन्हीं तीनों में से है। कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे चाणक्य? तो यहां पे जब चाणक्य जा रहे थे अपने रास्ते पे, तो उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को खेलते हुए देखा। अब चंद्रगुप्त मौर्य को, चाणक्य को यह लगा कि यार ये राजा बन सकता है।
क्योंकि अभी तक उनको कोई आइडियल स्टूडेंट नहीं मिला था। और हिंदुइज्म में तो स्टूडेंट मतलब शिक्षक और मतलब जो गुरु होता है, गुरु और हिंदुइज्म में तो गुरु और शिष्य को सबसे पवित्र माना गया है। गुरु और शिष्य का रिश्ता बहुत ही बड़ा होता है। तो गुरु तो थे लेकिन शिष्य नहीं था, वो चंद्रगुप्त मौर्य उनको मिल गए। और जब चंद्रगुप्त मौर्य मिले उसके बाद चाणक्य ने कभी पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। पहले चंद्रगुप्त मौर्य के साथ चाणक्य ने मिलके एक आर्मी बनाई, छोटी आर्मी बनाई, नंद डायनेस्टी पर अटैक किया लेकिन फेल हुए वो बुरी तरीके से। फिर चाणक्य को पता लगा कि हम एक साथ अटैक नहीं कर सकते। मैंने चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य पे पूरे वास्ट लेक्चर्स लिए हैं, आप देखिएगा वो अवेलेबल है, आप सर्च कर लीजिए स्टडी आईक्यू में। तो उसके बाद चाणक्य को यह पता चला कि एक साथ अटैक नहीं, हमको पार्ट में अटैक करना पड़ेगा। एक साथ अटैक करेंगे तो हम हार जाएंगे, तो छोटे छोटे रीजन जीतो और उनको अपने साथ मिलाते चलो। यही किया चाणक्य ने, और चाणक्य की हेल्प से चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापना की मौर्यन एम्पायर की। सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा एम्पायर मौर्यन एम्पायर 322। इसी दौरान दोस्तों अलेक्जेंडर ने भी भारत को इन्वेड कर दिया था। बैटल ऑफ हाइडेस्पास लड़ी गई थी पोरस और अलेक्जेंडर के बीच में। विश्वास नहीं है दोस्तों, विश्वास नहीं होता है। पोरस जो भारत के राजा थे, है ना, नॉर्थ वेस्ट पे रूल कर रहे थे, अलेक्जेंडर का उस समय बहुत बड़ा नाम हो गया था। पोरस ने लगभग हरा ही दिया अलेक्जेंडर को। हालांकि मुकाबला वैसे तो बोला जाता है कि इसमें पोरस की हार हुई थी, लेकिन ड्रॉ था ये, ठीक है। ड्रॉ क्या था, मतलब अपर हैंड अलेक्जेंडर का ही रहा। लेकिन आप ये देखो कि अलेक्जेंडर की इतनी बड़ी आर्मी हो, दुनिया भर में महान, तो ग्रेट अलेक्जेंडर को नाको चने चबवा दिए पोरस ने। यह है हमारा भारत। तो उसके बाद जब पोरस आया, अलेक्जेंडर आया, तो अलेक्जेंडर तो फिर मर ही गया। अलेक्जेंडर भारत यहां पे कुछ, ये नॉर्थ वेस्ट जो आज का पाकिस्तान का रीजन है ना, ये एरिया जीत के चला गया वापस, फिर वो रास्ते में मर गया। लेकिन इसने यहां पे अपने गवर्नर्स को छोड़ दिया था, और यहां पे गवर्नर्स रूल कर रहे थे। ये देख रहे हैं ना आप, सेल्यूसिड एम्पायर हो गया, ग्रेको बैक्ट्रियंस एम्पायर हो गया, तो ये पैरेलली चल रहा है मौर्यन के साथ, जिसको हेलेनिस्टिक पीरियड बोला जाता है, हेलेनिस्टिक एरा। जो अलेक्जेंडर ग्रीस से आया था, ठीक है। तो इसीलिए ग्रीक इंफ्लुएंस भी भारत में देखने को मिलता है। यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो, जब आप ग्रीस और भारत के स्क्रिप्चर्स को कंपेयर करोगे तो बहुत सिमिलैरिटी है, यानी कि डेफिनेटली आदान प्रदान हुआ है नॉलेज का। तो मौर्यन एम्पायर जो है 322 बीसी में स्टैब्लिश हो गया, और ये अब तक का सबसे बड़ा एम्पायर है, क्योंकि दोस्तों मौर्यन एम्पायर अफगानिस्तान तक को जीत लिया था। सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य है, ये देखिए, ये तो आपका 250 बीसी तक है। 322 बीसी में मौर्यन एम्पायर, चंद्रगुप्त मौर्य राजा बने तो उन्होंने इतना ही रीजन जीता था, ये साउथ का और ये अफगानिस्तान का रीजन उन्होंने इतना नहीं जीता था। उसके बाद आए बिंदुसार, बिंदुसार के बाद आए महान अशोक। अब अशोक की कहानी तो आप सबको पता ही है, पता है कि नहीं। अशोक जो है, बिंदुसार के बहुत सारे बेटे थे, ऐसा बोला जाता है कि इनके 100 बेटे थे। अशोक बड़े कुरूप थे, अशोक को बिंदुसार बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, और वो नहीं चाहते थे कि अशोक राजा बने। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। ऐसा बोला जाए, यह भी बोला जाता है कि अशोक ने अपने 100 भाइयों को मारा। अब यह सच भी है काफी हद तक, लेकिन जो अशोक के साथ था उनको नहीं मारा। अशोक की बायोग्राफी मैंने रिव्यू किया, आप देखिएगा, 4 लेक्चर्स हैं, पूरा 2 घंटे का सेशन है। तो हम ये देखते हैं कि सम्राट अशोक का जब उदय हुआ 268 बीसी में, सम्राट अशोक ने जब तख्त संभाला, हिला के रख दिया, हिला डाला ना, ऐसा ही हो गया, अफगानिस्तान तक हिला के रख दिया। दोस्तों इसी दौरान क्रिश्चियनिटी का अभी तक उदय नहीं हुआ है। अगर अशोक चाहते तो पूरी दुनिया पे कब्जा कर सकते थे। ये बिल्कुल आप देख लीजिएगा, कुछ एक्सपर्ट्स का ये मानना है, कुछ हिस्टोरियंस कहते थे अगर अशोक चाहते वो यूरोप तक चले जाते, और किसी की औकात नहीं थी कि उनको रोक ले, क्योंकि इतने ताकतवर हो गए थे। लेकिन अशोक ने कलिंग वॉर लड़ा, और कलिंग वॉर 262 बीसी में, जब कलिंग आज का उड़ीसा कलिंग, तो जब ये वॉर हुआ तो इतनी तबाही हुई कि अशोक ने हथियार डाल दिए। ऐसा बोला जाता है कि कीचड़, मतलब इतना ज्यादा खून बहा था कि कीचड़ हो गया था, और वो कीचड़ पता है किसका था, खून और मांस से मिलके बना था। तो अशोक ने सब छोड़ दिया। अशोक ने बोला भैया हमसे ना हो पाई अब। तो अशोक ने बुद्धिज्म अपना लिया, ठीक है। और जब अशोक ने बुद्धिज्म अपनाया
तब उन्होंने बोला कि अब विस्तार धर्म के माध्यम से होगा। अब हम फोर्सफुली किसी का विस्तार नहीं करेंगे। अभी तक अशोक ने एक्सपैंड किया बलपूर्वक, लेकिन अब अशोक ने बोला नहीं नहीं, हम अपने धम्म महामत्राज, हम अपने एम्बेसडर्स को भेजेंगे देशों में, वहां पे जाएंगे। अशोक ने अपने बेटे को भी तो श्रीलंका भेजा ना, श्रीलंका को उस समय तमरा पानी बोला जाता था, वहां पे भेजा। तो उस समय अशोक के एम्बेसडर गए, और आज जो बुद्धिज्म आप देख रहे हैं ना, वो अशोक की ही देन है। जहां पे भी, थाईलैंड हो गया, इंडोनेशिया हो गया, श्रीलंका हो गया, वो सब अशोक की वजह से हुआ है। समझ गए? अब अशोक जो है उनका अंत हुआ 232 बीसी के अराउंड। फिर दोस्तों लेटर मॉडर्न्स की बात करें दोस्तों, तो ये कुछ खास कर नहीं पाए। समझ गए? इसी दौरान दोस्तों संगम एज आती है। अब देखिए, अब मौर्य के बाद जो है भारत का इतिहास बट गया। नॉर्थ का अलग इतिहास हो गया, साउथ का अलग इतिहास हो गया। साउथ में संगम पीरियड आया। संगम बहुत इंपॉर्टेंट है तमिल लिटरेचर के लिए। आज अगर हम बात करें, आप देख सकते हैं ना संगम, देखिए यहां पे चोलास को याद रखिएगा, अभी हम इसके आगे बात करेंगे इनकी। चोल, चेर, पांड्या, जिनको संगम पीरियड बोला जाता है, तीनों को मिला दीजिए। ठीक है, तो इसमें चेर डायनेस्टी आएगी, चोल डायनेस्टी आएगी और पांड्या। संगम पीरियड में तमिल लिटरेचर लिखे गए, बड़े बड़े लिटरेचर लिखे गए, संस्कृत लिटरेचर लिखे गए, बहुत कुछ हुआ यहां पे। तो ये लिटरेचर पीरियड था। पोएटिक वर्क्स जो हैं, तोलकाप्पियम हो गया, और उसके बाद जो तमिल लिटरेचर में इलांगो अडिगल हो गया, सिलिपद्दिकम हो गया, बहुत सारे लिटरेचर जो हैं वो लिखे गए। ये संगम एज। अब साउथ डेवलप हो गया। अब दोस्तों मौर्यंस के बाद कोई आया नहीं जो इंडिया के ऊपर रूल कर सके प्रॉपर तरीके से। अब कुछ डायनेस्टीज आई जिनको हम फटाक से देख लेते हैं। गुप्ता एम्पायर आया, लेकिन वो बाद में आएगा। 185 बीसी के आसपास हम ये देखते हैं शुंग एम्पायर का उदय होता है। मगध मतलब जो मौर्यंस थे उसका, उन एम्पायर का पतन जो है वो 185 बीसी के आसपास हुआ। शुंग एम्पायर ने, पुष्यमित्र शुंग ने इस डायनेस्टी को फाउंड किया, और पुष्यमित्र शुंग ने मौर्यंस को उखाड़ फेंका। मौर्यंस की आर्मी में ही मिलिट्री जनरल था ये। 36 साल तक हम देखते हैं कि शुंग एम्पायर, आप देख रहे हैं ना, शुंग पे इन्होंने राज किया। उसके बाद इनका बेटा अग्निमित्र आया। देखिए पुष्यमित्र शुंग तो बड़ा ताकतवर था, लेकिन इनके बेटे जो है, यही होता है। मैं आपको थोड़ा लेगेसी, ये आपके जीवन में भी काम आएगी। जीवन में कैसे काम आएगी? अच्छा ठीक है, अब इस पे आते हैं। जीवन में कैसे काम आएगी? जीवन में ऐसे काम आएगी कि हमारे पूर्वज बड़ी मेहनत करते हैं, उनको पता है कि मेहनत का फल कितना बड़ा होता है, लेकिन जो बाद के लोग आते हैं ना, वो सब डुबा देते हैं। ये हमने अक्सर देखा है। क्योंकि बाद के लोगों को, जैसे अगर मान लीजिए मेरे पास कुछ नहीं है तो मैं बहुत मेहनत करूंगा, मैंने एक एम्पायर बनाया, लेकिन अगर जो मेरा बेटा है उसको एम्पायर सजाया मिल गया तो उसके लिए मेहनत नहीं करेगा। यही कारण रहा दोस्तों एम्पायर के फॉल होने का, कि जो बेटे थे ना, उनको वो चांदी का चम्मच लेके तो पैदा हुए थे। अब क्या कर सकते हैं, यही हुआ। तो उसके बाद हम ये देख रहे हैं शुंग डायनेस्टी है, और शुंग डायनेस्टी में एजुकेशन, फिलॉसफी, बहुत सारी चीजें जो है वो शुंग एम्पायर में मतलब फली फूली। फिर दोस्तों सातवाहना डायनेस्टी आई। अब डायनेस्टीज बट रही हैं। सातवाहना एम्पायर आया। आज का जो महाराष्ट्र है ना, महाराष्ट्र और कुछ एरियाज ऑफ आंध्र प्रदेश, सातवाहन जो है वो वहां रूल करते थे। ठीक है, ये चीज। और सातवाहन हिंदुइज्म बुद्धिज्म दोनों को ही शरण देते थे। एलोरा जो है ना अमरावती में, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, वो इसी दौरान बना था। और हाँ, सातवाहना पहला इंडियन स्टेट था जिन्होंने कॉइन्स इशू किए थे, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर दोस्तों भारत से ट्रेड भी होता था। अब आप देखिए नीचे ट्रेड देखिए यहां पे हो रहा है, शिप से सब कुछ आता था। ये संगम डायनेस्टी है, पांड्या, चोला और चेर, ये संगम डायनेस्टी है। तो केरल में स्पाइस ट्रेड होता था, जो मसाले हैं ना वो केरल से आते थे, और दूर से लोग जो ज्यूज हो गए, ज्यूज के पास पूरा कारोबार जो था उनके हाथों में था, तो यहां पे कोची केरल में आते थे। फिर इसी दौरान फिलॉसफी का, किताबों का भी आदान प्रदान होता था। तो लिटरेरी पीरियड बड़ा इंपॉर्टेंट था। इसी दौरान सिल्क रोड बनाई गई। आज से 2200 साल पहले, 2000 साल पहले सिल्क रोड का उदय हुआ, जो चाइना आज दोबारा रिवाइव करना चाहता है। ठीक है, ये ट्रेड के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। सिल्क रोड जो है वो एशिया को यूरोप से जोड़ती थी। भाई ट्रेड हो रहा था ना, तो यहां पे बस
फोकस यही था कि ट्रेड जितना हो सके, चलो ठीक है, ये तो मैं बता ही चुका हूं, आसानी से हो। फिर उसके बाद कुषाण एम्पायर आया। कुषाण एम्पायर अगेन, कुजाला काल्फिडेसिस जो इनके बहुत बड़े लीडर थे, उन्होंने कुषाण एम्पायर को फाउंड किया। और कुषाण एम्पायर के सबसे बड़े राजा किंग कनिष्क, इनकी भी बायोग्राफी मैंने रिव्यू किया, आप देख लीजिएगा। कनिष्क ने गोल्ड कॉइन्स इशू किए, ठीक है। और हमारा कैलेंडर भी दोस्तों इसी समय शुरू हुआ। कुषाण एम्पायर से ही हमारा कैलेंडर जो है वो शुरू किया गया। तो ये तीन, इनको हम क्लासिकल पीरियड में रखेंगे। अब दोस्तों सबसे बड़ा एम्पायर, दूसरा भारत का सबसे बड़ा एम्पायर, गुप्ता एम्पायर। गुप्ता एम्पायर जिसको श्रीगुप्त ने फाउंड किया था। गुप्ता एम्पायर की सबसे खासियत बात यह है कि इसको गोल्डन एज ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। आज से 1700 साल पहले गुप्ता एम्पायर का उदय हुआ। श्रीगुप्त ने इसको फाउंड किया। गुप्ता एम्पायर ने आर्यभट्ट, कालिदास, वराहमिहिर, विष्णु शर्मा, वात्सायन, बड़े बड़े स्कॉलर्स को प्रोड्यूस किया। एपिक्स जो है वो इसी समय लिखे गए। चंद्रगुप्त वन जो थे वो सबसे पहले रूलर थे जिन्होंने बिहार को जीता। लिच्छवी की प्रिंसेस से शादी की, दहेज में पूरा लिच्छवी इनका हो गया। फिर आए समुद्रगुप्त, जिनको द ग्रेट एक्सपेंशनिस्ट बोला जाता है। उनको नेपोलियन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त ने एक्सपैंड करना शुरू किया। समुद्रगुप्त की लीडरशिप इतनी जबरदस्त थी कि जो आई एम सॉरी, कि जो भी यहां पे क्या कहते हैं कि इन्वेजन्स होते थे, समुद्रगुप्त ने सबको धो दिया, कायदे से धो दिया। बहुत ही बड़े हुनास थे ना, कुछ ट्राइब्स थी जो लगातार भारत पे नजरें जमाई हुई थी, लेकिन समुद्रगुप्त ने आने भी नहीं दिया। देखिए साउथ में एक्सपैंड करना बड़ा मुश्किल था क्योंकि विंध्यन रेंज थी। ये जो विंध्यन रेंज है ना, ये एक बहुत बड़ा बैरियर थी क्योंकि बड़े बड़े पहाड़ थे, जंगल थे, कहां कूद के जाओगे। बाहुबली तो हो नहीं, बाहुबली आज मैं पता नहीं क्यों इतना बोल रहा हूं, तो कैसे कूद के जाओगे। लेकिन समुद्रगुप्त ने बहुत बढ़िया आइडिया निकाला। समुद्रगुप्त ने संदेश भेजा कि या तो तुम हमारे अंडर काम करो, अब तुम हमारे अंडर काम करोगे, तुम हमारे वैसाल स्टेट बन जाओगे, तो हमको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हम तुमको सब देंगे, जैसा काम करो अभी करो, क्या दिक्कत है। नहीं करोगे वैसाल स्टेट नहीं तो फिर हम आ रहे हैं। और समुद्रगुप्त से पंगा कोई ले नहीं सकता था। फिर आए चंद्रगुप्त टू, और यहां पे चंद्रगुप्त टू के सक्सेसर जो थे वो कुमारगुप्त थे। मतलब चंद्रगुप्त के बाद कुमारगुप्त है। देखो समुद्रगुप्त के बाद आया रामगुप्त, लेकिन रामगुप्त के बारे में बोला जाता है ये बड़ा नपुंसक राजा था। रामगुप्त की जो वाइफ थी, यहां पे जब इन्वेजन होता था, रामगुप्त को पता चला कि भैया इन्वेजन होने वाला है, ठीक है, इन्वेजन होने वाला है। और जब ये पता चला कि हुन जो है वो इन्वेड करने वाले हैं, तो डर के मारे छुप गया, बोला कि यार मैं नहीं बचा सकता। तब चंद्रगुप्त टू आए। चंद्रगुप्त टू ने बोला कि अरे तुम तो यार कलंक हो। बोला क्या मतलब, देखिए ये सब कुछ चीजें मैं अपने आप से ऐड कर रहा हूं। तो उसके बाद चंद्रगुप्त टू ने मोर्चा संभाला, हराया इन्वेजन को, सबको भगा दिया। और उसके बाद हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त टू ने फिर यहां पे मतलब ये गुप्ता एम्पायर का अगला राजा बना। यह कहानी है। चंद्रगुप्त के बाद आया कुमारगुप्त, और कुमारगुप्त के बाद आया स्कंदगुप्त। गुप्ता एम्पायर गोल्डन एज बोला जाता है क्योंकि इकोनॉमी प्रॉस्पर की, कॉइन्स बहुत सारे इशू किए गए, बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स बनवाए गए, और काफी धर्म को भी ये एक सेक्युलर सोसाइटी थी। हालांकि आपको बता दूं कि गुप्ता एम्पायर से फ्यूडलिज्म भी शुरू हो गया। फ्यूडल जो है, भारत में फ्यूडलिज्म जो है वो गुप्ता एम्पायर से ही शुरू हुआ है। गुप्ता एम्पायर ने यहां पे लोगों को जमीनें बांटना शुरू की, और बाद में गुप्ता एम्पायर से ही बहुत छोटे छोटे एम्पायर निकले। तो एक तरीके से गुप्ता एम्पायर से ही भारत में फ्यूडलिज्म, और जहां फ्यूडलिज्म आएगा वहां तो लोगों का बंटाधार होना ही होना है। ओके, उसके बाद दोस्तों वाकाटाका एम्पायर आया। वाकाटाका जो है, कुछ छोटे और एम्पायर आए थे गुप्ता के बाद। गुप्ता एम्पायर के बाद थोड़ा एक डार्क पीरियड टाइप का शुरू हो गया था। वाकाटाका एम्पायर, आज का जो डेक्कन है ना, जो मालवा गुजरात उधर पे, मतलब जो डेक्कन वाला भी एरिया है उसको रूल करते थे, वहां से ओरिजिनेट हुआ वैसे। ओके, हालांकि वाकाटाका एम्पायर ने काफी ज्यादा, यहां पे इन्होंने अजंता केव्स जो हैं ये वाकाटाका ने बनवाई। जो 30 रॉक कट्स बुद्धिस्ट केव है ना, अजंता केव्स में ये वाकाटाका लोगों का काफी ज्यादा योगदान है। चैत्य बनाए, विहार बनाए।
चैत्य विहार बुद्धिज्म के थे, विहार जहां पे बुद्धिस्ट आके रहते थे, एक हॉस्टल टाइप का, होटल टाइप का बोल सकते हो। चैत्य जहां पे प्रेयर्स होती थी। फिर कामरूप किंगडम भी आया इसी दौरान। समुद्रगुप्त ने बहुत सारे इंस्क्रिप्शन बनवाए, जैसे अशोक ने खूब इंस्क्रिप्शन बनवाए थे ना, पिलर हो गया और पत्थरों पे जगह जगह लिखवा दिया था। ऐसे ही समुद्रगुप्त का जो 4th सेंचुरी का इलाहाबाद पिलर है, उसमें भी बहुत कुछ लिखा है कामरूप डायनेस्टी के भी बारे में। कामरूप जो वेस्टर्न आसाम, इधर सेंट्रल आसाम और वेस्टर्न आसाम, कामरूप आसाम की डायनेस्टी थी, ध्यान दीजिएगा। ये पैरेलल चल रहे हैं, इधर गुप्ता रूल कर रहे हैं, इधर आसाम में कामरूप है। ओके, तो आप ये कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ऐसा है। फिर इधर पाल डायनेस्टी भी थी। पाल डायनेस्टी जो है वो इधर बंगाल में रूल कर रही थी। पल्लव, पल्लव एक और बहुत बड़ी डायनेस्टी, 4th से। अब देखिए, अब पैरेलली हम कंपेयर करते हैं भारत को। अभी तक हमने नॉर्थ इंडिया की बात की, लेकिन बाकी की हमने बात ही नहीं की। तो पल्लव्स जो हैं, इधर गुप्ता जो है वो नॉर्थ में रूल कर रहे थे, और नीचे जो है ये आप देख सकते हो ना, ये वाकाटाका हो गया, कादंबा हो गया, ये पल्लव हो गया। साउथ में पल्लव, चोला, पांड्या है, नॉर्थ में गुप्ता है। तो गुप्ता एम्पायर पूरा इधर पैरेलली चल रहा है और इधर नीचे पल्लव्स रूल कर रहे हैं। तो पल्लव्स की बात करें तो भैया ये डायनेस्टी बहुत ही ज्यादा जबरदस्त थी। 275 से लेकर 897 तक पल्लव्स और चालुक्य जो थे वो एक दूसरे से लड़ते रहते थे। पल्लव्स, महेंद्र वर्मन वन, यहां जितने भी राजा हैं उन्होंने आखिरी में वर्मन लगवाया है। काफी लंबी चौड़ी 500 साल तक इन्होंने रूल किया। और आज का जो आंध्र का रीजन है ना, और इनफैक्ट तमिल, कुछ पार्ट ऑफ तमिल रीजन का भी ये ऑक्यूपाई किए हुए थे पल्लव जो हैं। तमिल और केरल किंगडम में ये इधर चोलाज और चेराज थे, पांड्याज भी थे, लेकिन बाकी का थोड़ा ऊपर जाएंगे तो पल्लव्स के पास था। पल्लव्स का आर्किटेक्चर कमाल था, बहुत सारे टेंपल बनाए गए। शोर टेंपल जो है, कांचीपुरम में जो टेंपल है ममलापुरम, उसको तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला हुआ है। चाइनीज ट्रैवलर्स आए, इधर उधर से ट्रैवलर्स भी बहुत ज्यादा आते थे, ह्यून सैंग, फाहीन, ये सब भी आते थे। तो पल्लव्स जो हैं उनका उदय हुआ, और पल्लव्स की चोलास से बहुत ज्यादा, चोलास चालुक्यास से काफी ज्यादा राइवलरीज थी। कादंबा से भी लड़ते ही रहते थे, कालाभ्राज से भी लड़ते रहते थे, ये इनके राइवल किंगडम थे। ठीक है, ये हिसाब किताब। फिर दोस्तों आता है मेरे फेवरेट पुष्याभूति डायनेस्टी, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन की मैंने बायोग्राफी रिव्यू की है, आप देखिएगा। लेकिन पुष्याभूति डायनेस्टी जो है वो नॉर्थ इंडिया में फ्लरिश हुई। देखिए, कन्नौज उस समय बहुत बड़ा शहर हुआ करता था, कन्नौज के लिए काफी लड़ाई हुई। इनफैक्ट पुष्याभूति डायनेस्टी की भी कैपिटल जो थी वो थी कन्नौज। तो हम ये देख रहे हैं कि हर्षवर्धन की जो पुष्याभूति डायनेस्टी थी उसका उदय होता है। हर्षवर्धन ने 16 साल की उम्र में एम्पायर को संभाला था। पिताजी को मार दिया था, भाई की भी हत्या कर दी थी, बहन का कोई अता पता नहीं, बहन चली गई थी जंगल में आत्महत्या करने, हालत खराब हो गई थी। प्रभाकर वर्धन के हर्षवर्धन बेटे थे, और आज का जो थानेसर, मतलब जो आज का हरियाणा है, वो हर्षवर्धन रूल करते थे। गौड़ का जो राजा था शशांक, उसने हर्षवर्धन तो 16 ही साल के थे, वो तो ज्यादा, लेकिन उसने सबसे पहले इनके जीजा जी को मारा और इनकी बहन से शादी करने की कोशिश की हर्षवर्धन की, लेकिन इनकी बहन मतलब भागने में कामयाब हो गई। राजवर्धन को भी मार दिया। बहुत ही फिल्मी स्टोरी है। और जब सब कुछ खत्म हो गया तब हर्षवर्धन आया, और हर्षवर्धन ने फिर ऐसी बैंड बजाई कि एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया, पुष्याभूति एम्पायर। हर्षवर्धन को एक बहुत ही दानवीर योद्धा के नाम से जाना जाता था, क्योंकि हर्षवर्धन जो थे, ये क्या था ना कि कन्नौज इनकी कैपिटल थी, और कन्नौज में हर साल असेंबली होती थी, बहुत भव्य फेस्टिवल होता था, और उसमें सब कुछ दान कर देते थे। हर्षवर्धन ने इतना कुछ दान कर दिया था एक समय पे कि हर्षवर्धन के खजाने में कुछ बचा नहीं था, ऐसा इनके बारे में बोला जाता है। लेकिन 647 बीसी के दौरान हर्षवर्धन बुद्धिज्म को बहुत ज्यादा फेवर करते थे, ब्राह्मणिज्म को भी बहुत ज्यादा। अच्छा, ब्राह्मण जो थे ना वो काफी ज्यादा जलने भी लगे थे कि जो किंगडम यहाँ पे बुद्धिज्म को ज्यादा फेवर करता था उससे ब्राह्मण जलते थे, और जो किंगडम ब्राह्मण्स को ज्यादा फेवर करता था, हिंदुइज्म को, उससे बुद्धिज्म जलता था। अब बात करते हैं हम अर्ली मेडिवियल पीरियड। इसके बाद दोस्तों हम सीधा कूदेंगे दिल्ली सल्तनत पे। देखिए, चलिए मैं अभी चालुक्य के बारे में आपको बताऊंगा। अब हर्ष एम्पायर के बाद, मतलब 600 के बाद, 647 तक हमने बात कर ली।
इसके बाद क्या हुआ, 6th सेंचुरी एडी के बाद हम ये देखते हैं गुप्ता एम्पायर का फॉल हुआ, फिर हर्षवर्धन का भी फॉल हुआ, लेकिन एक ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल शुरू हो गई। ट्राईपार्टाइट, त्रिपक्षी एक कंटेस्ट शुरू हुआ। किसके किसके बीच में ये ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल हुई? हर्षवर्धन को देखिए पुलकेशिन II ने हराया था, अभी हम उस पर भी आएंगे। ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल हुई थी प्रतिहार, पालाज और राष्ट्रकटा के बीच में। देखिए मैंने शायद मैप, अगर ये देखिए, ये बहुत बढ़िया, ये है प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार, पालास और राष्ट्रकटास। ये ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल शुरू हुई। अब आप बोलेंगे सर ये ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल मुझे समझ में नहीं आई। बेटा ये कन्नौज के लिए हुई थी। कन्नौज मैंने बताया ना कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट शहर था। अब आप कंफ्यूज मत होना, हम यहां पे अभी लगभग 700 एडी में हैं, मतलब आज से 1300 साल पहले। तो हर्ष एम्पायर के बाद की बात हो रही है यहां पे। तो दोस्तों ऐसा था कि गुप्ता और हर्ष के बाद कोई बहुत बड़ा एम्पायर, मतलब अब छोटे छोटे एम्पायर जो है वो उदय हो रहे थे। राष्ट्रकटा एम्पायर 753 एडी में फाउंड किया दांती दुर्ग ने, और राष्ट्रकटा एम्पायर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल भी हुई। इस दौरान ये जो अर्ली मेडिवियल पीरियड चला है, मतलब 700 से लगभग 1200 कॉमन एरा तक, जब तक इस्लाम नहीं आया भारत में। इसी दौरान इस्लाम का भी उदय हो जाएगा। 632 एडी में इस्लाम भी आ गया। इसमें कन्नौज बहुत इंपॉर्टेंट शहर रहा। अब हम ये देखते हैं कि इसी दौरान बहुत बुद्धिज्म, जैनिज्म, वैष्णविज्म, शैविज्म, शक्तिविज्म सब फैले। हिंदुइज्म बहुत फैला। 500 सालों में 700 से 1200 तक सारे धर्म फैले। आदि शंकराचार्य आए, उन्होंने अद्वैत वेदांत की फिलॉसफी दी, मठ बने, बहुत कुछ हुआ। और ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल भी शुरू होती है, और यहीं से ही राजपूतों का भी उदय हुआ। राजपुताना किंगडम्स डेवलप होना शुरू होंगे। तो एक तरीके से भारत का डिफाइनिंग पीरियड था 700 से लेकर 1200 एडी तक, क्योंकि बहुत कुछ बनवाया गया। ढेर सारे मंदिरों का पीरियड था ये। इतने मंदिर बनाए गए, यू वोंट बिलीव कि पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा थी। बड़े बड़े शहरों की पॉपुलेशन 1-2 लाख तक पहुंच गई थी। और चोल एम्पायर भी बहुत पावरफुल एम्पायर के रूप में उभरा। चालुक्य एम्पायर जो है वो 6th सेंचुरी 543 के लगभग इसका उदय होता है। सेंट्रल इंडिया और सदर्न इंडिया आप देख सकते हो ना, ये गुलाबी में, यहां पे रूल किया। इसी दौरान दोस्तों देखिए चालुक्यास जो है ना, चालुक्यास थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। हालांकि चालुक्यास पे मैंने सेपरेट लेक्चर लिया है, लेकिन चालुक्य डिवाइड हुई है, समझ रहे हो। चालुक्यास और कादम्बी आए, चालुक्यास और बानस्वी आए, मतलब बदामी आए। सबसे पहले चालुक्यास आए, इन्होंने बदामी से रूल करना शुरू किया। बदामी मतलब वटापी से रूल करना शुरू किया। मॉडर्न डे में इसको बदामी बोलते हैं, तो इनको चालुक्यास और बदामी बोला गया। सबसे पहले जो चालुक्यास आए, ठीक है। उसके बाद इनका डिक्लाइन हुआ, और फिर हम देखते हैं ये थोड़ा सा साउथ इंडिया गए, और फिर चालुक्यास और कल्याणी का उदय होता है। मतलब शुरुआत में क्या हुआ कि चालुक्यास ने रूल करना शुरू किया वटापी से, तो इनको चालुक्यास और वटापी बोला जाता था। लेकिन धीमे धीमे प्रॉब्लम शुरू हुई। पुलकेशिन II का उदय। पुलकेशिन II, चालुक्यास और कल्याणी के सबसे इंपॉर्टेंट रूलर थे पुलकेशिन II। पुलकेशिन II जो कि जिन्होंने सीधा हर्षवर्धन को हराया। हर्षवर्धन साउथ जाना चाहते थे, पुलकेशिन II नॉर्थ आना चाहता था। तो बीच में पड़ती है नर्मदा रिवर। तो हर्षवर्धन और पुलकेशिन II के बीच में जबरदस्त बैटल हुई। इधर हर्षवर्धन अपनी फील्ड में दिग्गज, इधर पुलकेशिन II अपनी फील्ड में दिग्गज। लेकिन जीता कौन? पुलकेशिन II। पुलकेशिन II ने हर्षवर्धन को हरा दिया। यह हुआ। हालांकि पुलकेशिन II बहुत बढ़िया रूलर थे। साउथ इंडिया की बात करें तो चालुक्यास को गोल्डन एज ऑफ कर्नाटक बोला जाता है। लेनेज जो है वो कम नहीं हुई थी, लेकिन चालुक्यास और कल्याणी का उदय होता है 970 में। कुछ समय तक वैक्यूम आया, फिर हम देखते हैं कि चालुक्यास और कल्याणी है। अब दोस्तों इस दौरान बहुत बेहतरीन मंदिर बनाए गए। गलगांथ टेंपल बनाया गया पट्टाडकल कॉम्प्लेक्स में। गलगांथ बोल रहा हूं मैं, आई एम रियली सॉरी। तो ये बदामी चौलक के चालुक्यास स्ट्रक्चर है। भूतनाथ टेंपल बनाया गया बदामी में। विष्णु, यहां पे बदामी केव बनाई गई, वहां पे बहुत सारे विष्णुवाइट। देखिए उस समय या तो आप शैवाइट हो, या आज भी लड़ाई चलती है, या तो आप वैष्णवाइट हो, भगवान विष्णु को मानते हो या फिर भगवान शिव को मानते हो। अब उसके बाद दोस्तों एक और एम्पायर आया, राष्ट्रकटा। राष्ट्रकटा एम्पायर की बात करें
तो पहले चालुक्य आए जो कि बड़े इंपॉर्टेंट थे, ध्यान दीजिएगा हम 700 से 1200 तक की बात कर रहे हैं। फिर राष्ट्रकूटा एम्पायर आया, दांती दुर्ग ने इसको फाउंड किया था 753 में। इनकी जो कैपिटल थी वो मान्यखेत थी और लगभग 200 सालों तक इन्होंने रूल किया। राष्ट्रकूटा एम्पायर का आप एक्सपेंशन देखिए कितना जबरदस्त है। चालुक्यास ऑफ वटापी आए, वटापी के चालुक्या जिनको बादामी बोला जाता है, उन्होंने रूल किया, उनका डिक्लाइन हुआ। फिर राष्ट्रकूटा डायनेस्टी आई। राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के दो रूलर बड़े इंपॉर्टेंट है, गोविंद III और अमोघ वर्षा। अमोघ वर्षा ने तो 64 सालों तक रूल किया और बहुत बड़े लिटरेरी, हमने देखिए काफी फिलोसफर टाइप के थे, ये पोएट थे, ऑथर थे, कवि राजमार्ग इन्होंने ही लिखी है। हम ये देख रहे हैं कि जो महान रूलर हुए हैं ना, दे ऑल वर फिलोसफर्स। कैलाशनाथ टेम्पल इन्होंने अलोरा में बनवाना शुरू किया। अरब ट्रैवलर सुलेमान ने राष्ट्रकूटा एम्पायर को बोला था कि दुनिया के जो 4 सबसे महान एम्पायर है उनमें से राष्ट्रकूटा। इतना खूबसूरत था राष्ट्रकूटा एम्पायर। साउथ का इतिहास दोस्तों अलग ही रहा है, आप समझ लीजिए। साउथ की हिस्ट्री साउथ नॉर्थ से काफी आगे रहा है, एंशिएंट हिस्ट्री में भी और अभी भी। कैलाश टेम्पल जो है वो यहां पे राष्ट्रकूटा के दौरान बनाया गया। इंद्र सभा का जो शिखर है वो, बुद्ध का स्टैचू है वो बनाया गया। तो राष्ट्रकूटा का आर्किटेक्चर कमाल था। फिर आती है गुर्जर प्रतिहार। कई बार अरब आर्मीज ने कोशिश की कि भारत को इन्वेड किया जाए, लेकिन हर वक्त गुर्जर प्रतिहार एकदम खड़े रहते थे, लंबे चौड़े एकदम, और हमेशा इनको नाकाम कर दिया। नागभट्ट वन जो गुर्जर प्रतिहार के रूलर थे, उन्होंने तो पूरी की पूरी अरब आर्मी को ही डिफीट कर दिया था। हमको यह तो बताया जाता है कि अरब आर्मी इधर से आई उधर से आई, इन्वेड किया, लेकिन हमको यह नहीं बताया जाता है कि हम 100 बार उनको हरा चुके हैं। 100 बार में एक बार उनको जाके सक्सेस मिली थी, वो भी जब उन्होंने बड़ा खेल किया था तब, ठीक है, काफी धोखा किया था, हमको यह कोई नहीं बताता। कई बार यहां पे अटैक किए गए, लेकिन हर वक्त हम देखते हैं कि कभी राजपूत कभी गुर्जर प्रतिहार उन अटैक को नाकामयाब किया। ओके, मिहिर भोज बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रूलर थे, आपको पता ही है। और फिर इधर राजकटास, ये नॉर्थ में गुर्जर प्रतिहार, इधर पालास, तो भैया कन्नौज के लिए ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल जो है वो शुरू हुई। ठीक है, अब हम ये देखते हैं गुर्जर प्रतिहार एक बहुत बड़ी डायनेस्टी थी, लेकिन आज जो आप देख रहे हैं ना, राजपूत हो गए और जो चांडेल्स हो गए, ये सब गुर्जर प्रतिहार से ही निकले हैं। 10th सेंचुरी आते आते गुर्जर प्रतिहार वीक होने लगे और उसके बाद काफी जो रूलर्स थे उन्होंने आजादी घोषित कर ली। ये होता है जब भी एम्पायर वीक होगा, राजा महाराजा अपनी आजादी लेंगे। थोड़ा सा बगल में कंस्ट्रक्शन चल रहा हो सकता है आपको आवाज आ रही हो। तो यहां पे मालवा के परमार्स, बुंदेलखंड के चांडेल्स, महाकौशल के कालाचुरीस, हरियाणा के तोमर और राजपुताना के चौहान, इन सबने हम देखते हैं आजादी ले ली। ये आजाद हो गए, इन्होंने अलग, अभी तक गुर्जर प्रतिहार एक अम्ब्रेला टाइप का था, लेकिन अब ये सब आजाद हो गए। ठीक है, और पाला एम्पायर तो था ही, गोपाल ने इसको फाउंड किया था, बंगाल पे रूल करता था। बंगाल, आज का जो बंगाल है, बहुत ही ज्यादा। पाला एम्पायर, दे वर एक्चुअली द फॉलोअर्स ऑफ बुद्धिज्म, महायान बुद्धिज्म को मानते थे, हालांकि हिंदुइज्म भी मानते थे। उन्होंने शैविज्म और वैष्णविज्म को पेट्रोनाइज किया था। पाल का मतलब ही होता है प्रोटेक्टर। ओके, अब हम बात करते हैं चोल एम्पायर की। अभी तक हम 1200 तक गए। अब आप जो पिछला बताया उसको अलग रखिए, चोल एम्पायर को अलग रखिए। चोल एम्पायर पे मैंने 3 लेक्चर्स है, वैसे 1.5 घंटे का सेशन है। चोल एम्पायर को हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक चोल जो 2000 साल पहले उदय हुआ, एक्सट्रीम साउथ, आज का जो श्रीलंका है, इंडोनेशिया है और जो केरल है, ये सब चोल के अंडर था। चोलास बहुत ही ज्यादा ताकतवर थे। 4 में इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, अर्ली चोलास जिनके बारे में हमको ज्यादा जानकारी नहीं है। फिर इंटररेग्नम पीरियड आया जिसके बारे में अगेन हमको ज्यादा कुछ पता नहीं है। फिर आए मेडिवियल चोलास, और मेडिवियल चोलास ने वो बैंड बजाई है दोस्तों कि पूरे के पूरे ये जो केरल, आज का केरल है ना, तमिलनाडु के कुछ पार्ट, ये इंडोनेशिया, ये पूरा श्रीलंका, सब जीत लिया इन्होंने, सब। 9th सेंचुरी कॉमन एरा में इनकी शुरुआत हुई, मिडिल ऑफ द 9th सेंचुरी। राजा चोला जो थे, बहुत ही ज्यादा एक्सपैंड किया अंडर राजा चोला। फिर राजेंद्र चोला है, राज चोला है, वीर राजेंद्र चोला, कोलटुंगु चोला, ये जितने रूलर्स थे दोस्तों, 100 सालों के अंदर अंदर
ये साउथ एशिया में एक्सपैंड कर दिए, साउथ ईस्ट एशिया, साउथ एशिया। और सबसे बड़ी बात ये थी कि इनकी नेवी कमाल की थी और इनका ट्रेड, बहुत अमीर अंपायर था दोस्तों, एकदम गजब पैसा था इनके पास। और इसीलिए जहां पे भी जाते थे, अच्छा ये कोई ऐसा नहीं, मंदिरों को इन्होंने बहुत अच्छे से मेंटेन किया। हाँ, हमको कास्टिज्म देखने को मिलता है यहां पे भी, लेकिन मंदिरों में बहुत लैंड ग्रांट्स होते थे। और ऐसा नहीं जहां पे जा रहे हैं वहां पे अत्याचार कर रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं, कुछ नहीं। भारतीय रूलर्स की ये अच्छी बात थी कि जो जहां जाते थे उनको अपना बना लेते थे। ऐसा नहीं था कि बड़ी दिक्कत है। अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप सब इनके अंडर था। मलेशिया पेनिनसुला, ये पूरा साउथ ईस्ट एशिया जो आप देख रहे हैं ना, ये आ गया था चोलास, पूरा नहीं लेकिन ज्यादातर। इधर इंडोनेशिया, मलेशिया हो गया, थाईलैंड हो गया, ये सब इनके अंडर दूसरे से। तो अब चोलास का जो डिक्लाइन है वो 12th सेंचुरी के आसपास हो गया। देखिए वैसे तो बहुत बड़ा एम्पायर था, बट वही मैंने बताया ना कि आसपास के एम्पायर से भी दुश्मनी रहती थी। वेस्टर्न चालुक्यास की उसके बाद हम बात करते हैं, फिर उसके बाद हम दिल्ली सल्तनत पे आएंगे। तो वेस्टर्न चालुक्यास की बात करें तो अगेन ये चालुक्या की ही एक ब्रांच थी जो कि बाद में आई। 10th सेंचुरी पे इनका उदय हुआ और 12th सेंचुरी तक इन्होंने रूल किया। अब बहुत सारी और भी डायनेस्टीज थी जो साथ में चल रही थी। होयसाला हो गया, यादवाज हो गया, फिर काकत्याज हो गया, ये सब हम इतना डिस्कस नहीं करेंगे। सब ऑर्डिनेट्स थे वेस्टर्न चालुक्यास के। अब हम बात करते हैं, ये तो 1200 तक मैंने आपको बता दिया कि भारत में कौन कौन रूल किया, रूल कैसा था उनका, क्या क्या उन्होंने जीता। अब बात करते हैं हम दिल्ली सल्तनत की। देखिए मोहम्मद बिन कासिम ने भारत को इन्वेड किया था 712 में। उसके बाद अगले 150 सालों तक किसी की औकात नहीं हुई। फिर हम ये देखते हैं कि महमूद ऑफ गजनी, उसने इन्वेड किया। 11th सेंचुरी की शुरुआत में ये इन्वेजन शुरू हो गए, 1024 तक चले। फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि किसी की औकात नहीं हुई बहुत टाइम तक, क्योंकि कुछ ऐसे रूलर्स थे जिन्होंने उनको रोक के रखा। लेकिन इसके बाद मौका आता है 1191 में। इससे पहले महमूद घोरी जो कि अफगानिस्तान के घोर रीजन से आता था, उसने भारत को इन्वेड करने की ठानी। बहुत सारे उसके रीजंस थे। सबसे पहले तो दौलत बहुत ज्यादा मिलेगी, फिर इस्लाम का प्रचार प्रसार, उसके बाद फिर इधर अनस्टेबिलिटी थी मिडिल ईस्ट में, तो बेटर ये कि कोई और रिफ्यूज ढूंढो। महमूद ऑफ गजनी भले ही भारत आया था, लेकिन वो भारत के रूल करने के पर्पज से नहीं आया था, भारत को लूटता था, चला जाता था। लेकिन महमूद ऑफ घोरी ने बोला कि नहीं नहीं, हमको तो कुछ करेंगे। तो पृथ्वीराज चौहान बहुत 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 बड़े रूलर थे जो उस समय रूल कर रहे थे नॉर्थ इंडिया पे। अब फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन होती है 1191 में। पृथ्वीराज चौहान ने हरा दिया। इससे पहले कई बार महमूद घोरी ने ट्राई किया, लेकिन महमूद घोरी भारत आ नहीं पाया। लेकिन सेकेंड बैटल ऑफ तराइन में दोस्तों अनफॉर्चुनेटली पृथ्वीराज चौहान ही जीतते, लेकिन दोस्तों अनफॉर्चुनेटली महमूद घोरी जीत गया। धोखे से जीता, धोखे से। तो आप समझ लीजिए कि 400-500 बार अटैक किया है यहां पे। अरब फैमिलीज, इधर अरब ट्राइब्स हो गई, और इधर जो अफगानिस्तान के कई बार अटैक, लेकिन उनको सक्सेस नहीं मिलती थी। लेकिन इस बार उनको सक्सेस मिल गई, और जब सक्सेस मिली तब भारत में इन्होंने एंट्री ली। और फिर शुरू होता है दोस्तों स्लेव डायनेस्टी, दिल्ली सल्तनत। दिल्ली को इन्होंने सेंटर बनाया और इन्होंने अपना रूल शुरू किया। पहली डायनेस्टी आई स्लेव डायनेस्टी, मामलूक डायनेस्टी जिसको बोला जाता है, 1206 से लेकर 1290 तक। इस्लामिक इन्वेजन हो गया भारत में। टर्को इंडियन थे, बेसिकली टर्किश थे, और उसके बाद इन्होंने रूल करना शुरू किया। अब सबसे पहली डायनेस्टी आई स्लेव डायनेस्टी। इसका सबसे पहला रूलर था कुतुबुद्दीन ऐबक, 1206 से 1210। 1210 के बाद आया इल्तुतमिश। इल्तुतमिश की बात करें तो इल्तुतमिश ने 1210 से लेकर 1236 तक रूल किया। इल्तुतमिश ने एक क्या कहते हैं कि नई चीज कायम कर दी थी, तुर्कान चहलगंज। यहां पे नोबेल्स का ज्यादा रूल कर दिया था इन्होंने। 40 नोबेल्स होते थे। नोबेल्स मतलब आज के ब्यूरोक्रेट्स। नोबेल कल्चर शुरू हो गया कि आप राजा को गाइड करेंगे। इसी दौरान मंगोल इन्वेजन भी हुआ, लेकिन इल्तुतमिश ने, अब लक कह लीजिए क्या कह लीजिए, इल्तुतमिश ने उसको रोक दिया। चंगेज खान भारत की तरफ आया ही नहीं, तो श्रेय एक तरीके से इल्तुतमिश को ही जाएगा। ओके, ये सब हुआ। फिर दोस्तों हम ये देखते हैं कि जब इल्तुतमिश आया,
इल्तुतमिश ने मतलब ये पूरा किया तो उसने नोबेल्स बना। अब देखिए एक कंटेस्ट शुरू हो गया, एक समय पे पूरी पावर जो है वो नोबेल्स के पास आ गई। अब जब नोबेल्स के पास पावर, उनके पास पूरी ताकत थी, वो तख्ता वो डिसाइड करते थे कि राजा कौन होगा। इल्तुतमिश ने तुर्काने चहलगंज बनाया, 40 नोबेल्स थे, लेकिन अब नोबेल्स के पास पूरी पावर आई। इल्तुतमिश का खात्मा हुआ। फिर आती है रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान फर्स्ट फीमेल रूलर थी, लेकिन उनको किसी ने एक्सेप्ट ही नहीं किया क्योंकि वो लेडी थी। फिर उसके बाद मसूद शाह है, चीजें वैसी हुई। फिर नासिरुद्दीन महमूद आया 1246 में, और 1263 तक उसने रूल किया। और उसके बाद आता है बलबन। नासिरुद्दीन महमूद बहुत ही कमजोर रूलर था, जो नोबेल्स कहते थे वो वही करता था। बलबन लेकिन बहुत स्ट्रांग रूलर था। अब देखिए क्या यहां से भारत के इतिहास फिर से बदलेगा। सबसे पहले बलबन ने क्या किया, बलबन ने बड़ा ताकतवर था, एक नोबेली था और सबसे लोएस्ट पोस्ट दी थी। तो बलबन के पास जब ताकत आई, बलबन ने पूरा सत्ता अपने हाथ में ली। सबसे पहले उसने नोबेल्स को मरवाया, सबके सर काट के अलग कर दिए। उसका एक मानना था कि यही नोबेल्स की वजह से तख्त हिलता रहता है, इन्हीं नोबेल्स के पास बहुत ताकत है ना, किंग मेकर है ना ये, तो मैं इनको मरवा देता हूं। सबको मरवा दिया। जो नॉर्थ वेस्ट का एरिया है, जो पाकिस्तान वाला एरिया है, वहां पे किले बनवा दिए, क्योंकि बार बार मंगोल्स वहां से आके अटैक करते थे, तो वो अटैक भी बंद हो गए। तो बलबन ने एक्सपैंड करना शुरू किया। इतिहास में एक होता है कंसोलिडेटर और एक होता है एक्सपेंशनिस्ट। इतिहास में एक इंसान कंसोलिडेट करता है, तो वो महमूद ऑफ घोरी ने किया, कंसोलिडेशन हुआ, और एक्सपेंशन शुरू किया बलबन ने। तो आप देख सकते हैं नॉर्थ पूरा, ये क्या कहते हैं कि पूरा भारत नहीं, लेकिन काफी कुछ हम देखते हैं कि बलबन के पास आ गया, मतलब स्लेव डायनेस्टी के पास आ गया। 1287 आते आते बलबन का देहांत हो गया, और उसके बाद फिर स्लेव डायनेस्टी ज्यादा चली नहीं। अब 1290 में एक और बहुत बड़ी डायनेस्टी आई जिसको कहते हैं खिलजी डायनेस्टी। इन्होंने भले ही ज्यादा दिनों तक रूल ना किया हो, लेकिन खिलजी डायनेस्टी ने बहुत तगड़े से एक्सपैंड किया। खाली 30 सालों तक ही रूल था। जलालुद्दीन खिलजी आया 1290 में, बहुत बूढ़ा था, 70 साल का 72 साल का एक बूढ़ा आदमी था, और ये स्लेव डायनेस्टी के साथ ही था, इनके साथ ही काम करता था। लेकिन फिर क्योंकि मिलिट्री इनके पास थी, तो उसने फिर तख्ता पलट कर दिया, क्योंकि लास्ट के रूलर जो थे वो बहुत ही कमजोर थे। 1290 में जलालुद्दीन खिलजी आया, और 6 साल बाद 1296 में जलालुद्दीन खिलजी को मार दिया अलाउद्दीन खिलजी ने, और उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी का उदय होता है। अब अलाउद्दीन खिलजी जब आया 1296, उसका रूल अच्छा खासा चला 20 सालों तक, 1316 तक। तो अलाउद्दीन खिलजी ने सब कुछ बदल के रख दिया। उसने मार्केट प्राइस सबसे पहले फिक्स किए, शराब पे रोक लगाई, उसके बाद बहुत सारी चीजें की, मार्केट पे उसका काफी ज्यादा कंट्रोल था। अलाउद्दीन खिलजी हालांकि पढ़ा लिखा बिल्कुल भी नहीं था, और अलाउद्दीन खिलजी ने एक्सपेंशन भी शुरू किया। और अलाउद्दीन खिलजी के दौरान ही, क्योंकि देखिए अब यहां पे बलबन जा चुका था, तो मंगोल्स के पास ये मौका था कि अब एक नई डायनेस्टी आई है, तो चलो हम अटैक करते हैं। तो मंगोल्स ने अटैक किया, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी को पकड़ पकड़ के मारा। कुछ को पकड़ा और मुसलमान बना दिया, उनको न्यू मुसलमान बोला गया। उसके बाद कभी भी मंगोल्स ने भारत की तरफ मुड़ के देखा ही नहीं, इतनी बुरी तरीके से अलाउद्दीन खिलजी ने मारा था। तो अलाउद्दीन खिलजी को यह बिल्कुल श्रेय जाता है कि उन्होंने मंगोल्स को रोका, लेकिन बहुत ज्यादा बर्बर था अलाउद्दीन खिलजी। हर रूलर के दो साइड होते हैं, एक होता है ब्राइट साइड, एक होता है डार्क साइड। अलाउद्दीन खिलजी ने जमीनें बांटना शुरू की, गरीबों के लिए थोड़ा काम किया, लेकिन धीमे धीमे अलाउद्दीन खिलजी बहुत डार्क होता गया, बहुत भयानक तरीके से एक्सपैंड करता गया। फिर उसके बाद राजपूतों से तो अलाउद्दीन खिलजी की जो दुश्मनी जग जाहिर है ना। एक के बाद एक अलाउद्दीन खिलजी ने किला जो है ना, वो अपने पास लेना शुरू कर दिया। राजस्थान तक चला गया, जिसमें मूवी बनी थी ना पद्मावत, तो किले लेने शुरू कर दिए। लेकिन फिर 1316 आते आते अलाउद्दीन खिलजी का भी अंत हुआ। और उसके बाद फिर अगेन जो लेटर रूलर्स थे खिलजी के, वो इतने अच्छे थे नहीं। 1320 में खिलजी डायनेस्टी का भी पतन होता है। एक और डायनेस्टी की बात मैं यहां पे करना चाहूंगा। इसके बाद आती है तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी की बात करें, ये 1321 से 1398 तक रही। इसमें 3 रूलर मेन है। सबसे पहले तो है मोहम्मद बिन तुगलक, लेकिन वो बाद में आया। घियासुद्दीन तुगलक का सबसे पहले रूल शुरू होता है, लेकिन बहुत ही जल्द, कुछ ही समय बाद घियासुद्दीन तुगलक खत्म, मर गए। उसके बाद आता है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक का रूल काफी समय तक 1356 तक चला। मोहम्मद बिन तुगलक हाईली, बहुत ही क्वालिफाइड, पढ़ा लिखा, सबकी नॉलेज,
लेकिन उसको वाइज फूल किंग बोला जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक की बायोग्राफी मैंने रिव्यू की है। ये जो आप इस्लामिक इन्वेजन देख रहे हैं, जो मैं आपको बता रहा हूं ना, एक एक रूलर की बायोग्राफी मैंने रिव्यू की है। अजीब और गरीब, कभी कैपिटल को देवगिरी शिफ्ट कर दिया। तुगलक ने, आपको ये बता दो कि ये पूरा यहां तक साउथ तक चले गए थे तुगलक। अशोक के बाद तुगलक ही ऐसे थे जिन्होंने लगभग पूरे भारत पे कब्जा कर लिया था। तो ये साउथ तक चले गए थे। तो कभी साउथ में देवगिरी में जाके कैपिटल शिफ्ट कर रहे हैं, कभी करेंसी, कभी टैक्सेशन अजीबोगरीब, कभी करेंसी के नई करेंसी जारी कर रहे हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक भले ही बहुत पढ़ा लिखा था, कहते ना पढ़े लिखे होने से कुछ नहीं होता, आपको समझदार होना चाहिए। मोहम्मद बिन तुगलक इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है। ऐसे उल जलूल डिसीजन लिए कि राजा को बेवकूफ समझा जाने लगा। जनता मस्त थी, जनता मस्त राजा पस्त, ऐसा हिसाब किताब था। फिर आता है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के बारे में बोला जाता है कि ठीक ठाक था, ना बहुत ज्यादा ताकतवर, ना बहुत ज्यादा मतलब वैसा। 1387 में, थोड़ा सा मैं भूल गया, 1387 इसी दौरान ही फिरोज शाह तुगलक का भी खत्म हो गया था वो भी। और फिरोज शाह तुगलक अर्ली 1360s में, एग्जैक्ट डेट मुझे नहीं याद है, मेरे पास दोस्तों कोई किताब नहीं है, ठीक है, ये पूरी नॉलेज जो है वो मेरी है, तो थोड़ा सा आप जिसमें मैं बोल दूं आप चेक कर लीजिएगा। 1361 ध्यान नहीं मुझे कि 1356 में फिरोज शाह तुगलक आया था, लेकिन आया वो। तो जब उसने सत्ता, वो भी उसने भी काफी समय तक, लगभग उसने 30 सालों तक रूल किया। लेकिन फिरोज शाह तुगलक के बारे में बोला जाता है कि इसने नए शहर बनाए, नए नए तुगलक डायनेस्टी ने नए नए शहर बनाए। तुगलकाबाद बनाया, फतेहाबाद, फिरोजाबाद, हिसार, ये सारे नए नए अर्बनाइजेशन तुगलक डायनेस्टी में बहुत अच्छे से हुआ। हां, दिल्ली सल्तनत में नए नए शहर बनाए गए, सराय बनाए गए, मदरसे बनाए गए। तो तुगलक डायनेस्टी जो थी, फिरोज शाह तुगलक तो फिरोज शाह तुगलक जो था, काफी शराब पीता था, याश किस्म का थोड़ा सा इसको बोला जाता है, लेकिन एक थोड़ा इंटेलेक्चुअल टाइप भी था ये। तो इसलिए इसने रूल किया, और उसके बाद फिर तुगलक डायनेस्टी का भी एंड हुआ 1398 के करीब। जब 1398 में तुगलक डायनेस्टी का एंड हुआ, तो देखिए 1387 में जैसे फिरोज शाह तुगलक गया, उसके बाद अगेन बहुत ज्यादा अनस्टेबिलिटी। 11 साल तक तुगलक डायनेस्टी संभल ही नहीं पाया, और 11 साल के अंदर अंदर ही, हालांकि 1413 तक होगा, आपको बता दूं लगभग 1413 तक ही चला, लेकिन 1398 तक, 1321 से 1398 तक इनका पीक रूल था। उसके बाद इनका ऐसा डिक्लाइन हुआ, अरे यार, नासिरुद्दीन तो भागा था अपनी जान बचा के। भारत का सबसे खतरनाक इन्वेजन, जब तैमूर ने भारत को इन्वेड किया, दिल्ली को एक समझ लीजिए कि ऐसा कत्लेआम शुरू किया कि क्या बताएं, क्योंकि कोई रूलर था नहीं स्ट्रांग। और 1398 में दिल्ली को इन्वेड कर दिया और लाशें बिछा दी, लाशें, समझ लीजिए। दिल्ली की जो नहर थी, जो दिल्ली की जो पूरा ड्रेनेज सिस्टम था, उस दिल्ली का पानी खून से लाल हो गया था, सर काट के एकदम पिरामिड बना दिए थे। लेकिन उसके बावजूद तैमूर यहां रुका नहीं, क्योंकि तैमूर एक्सपैंड करना चाहता था। फिर लोगों ने इसको हाथों हाथ नहीं लिया, तो तैमूर को पता था कि यहां पे रुकने से कोई फायदा नहीं है जब लोग ही आपका स्वागत ना करें। एक चीज हम भूल जाते हैं, ये इस्लामिक रूलर्स भी, इन्होंने, इनकी एक छवि एक ये बहुत बेकार, इनकी अच्छाई भी है, इन्होंने बहुत, देखिए पब्लिक ने इनको एक्सेप्ट किया तभी तो इन्होंने रूल किया, वरना रूल कैसे करते। पब्लिक इनको हाथों हाथ लिया क्योंकि इन्होंने भी पब्लिक के लिए बहुत कुछ किया। लेकिन उसके बाद जब तुगलक डायनेस्टी का एंड हुआ, फिरोज शाह तुगलक गया और इधर तैमूर ने इन्वेड किया, तो इतनी हालत खराब हो गई। यहां पे जो रूलर था उसने तो पूरे खजाने की चाबी ही दे दी तैमूर को कि भैया जो ले जाना ले जाओ। पीकॉक थ्रोन ले गया था ना वो, हालत खराब, बैंड बजा दी थी यहां पे तैमूर ने। फिर उसके बाद तुगलक डायनेस्टी का एंड, और उसके बाद सईद्स आते हैं 1413 से 1451 तक। सईद्स ने कुछ खास किया नहीं तो उसको हम स्किप करेंगे। फिर लोधी आते हैं। लोधी के 1451 से लेकर 1556 तक लोधीज पहले अफगान थे जिन्होंने रूल किया था, अभी तक टर्क्स थे, ठीक है, लेकिन लोधीज वर द फर्स्ट अफगान। अब अफगान की बात करें ना, तो अफगानिस्तान एक ट्राइबल एरिया है। अफगानिस्तान में क्या हिसाब किताब है कि अफगानिस्तान में कोई राजा नहीं है, वहां पे हर किसी को एक लीडर होता है, फर्स्ट एमंग इक्वल्स होता है। वो फर्स्ट एमंग इक्वल समझते हैं ना, जैसे आज का हमारा प्रेसिडेंशियल सिस्टम काम करता है कि हम एक लीडर को चुनते हैं और कभी भी तुमको हटा सकते हैं। राजा एक राजा हो गया, उसने जो बोल दिया वो बोल दिया। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं होता है, मतलब ट्राइब्स में ऐसा नहीं होता फर्स्ट एमंग इक्वल्स में कि आपको सबकी बात माननी पड़ेगी।
तो लोधी डायनेस्टी आती है, 1451 में आई लोधी डायनेस्टी। बहलोल लोधी आया, बहलोल लोधी का अच्छा रूल था, बढ़िया रूल था, उसने भी एक्सपैंड किया। उसके बाद सिकंदर लोधी आया, जिसने गजे सिकंदरी जिसको बोला जाता है, उसने आगरा शहर को फाउंड किया, आगरा शहर को बहुत बढ़िया बनाया। और फिर आता है इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी आखिरी लोधी था जो अजीबोगरीब था। 1517 में इब्राहिम लोधी आया और इब्राहिम लोधी से सब बहुत ज्यादा नफरत करते थे। अजीबोगरीब इस किस्म का इंसान था। एक तो उसको वो भी वही सोने का चम्मच लेके पैदा हुआ, एकदम सन की, किसी की बात ही नहीं मानता था। अब इधर दोस्तों क्या हो रहा है, इधर सेंट्रल एशिया में बाबर का उदय हो रहा है। सेंट्रल एशिया में अनस्टेबिलिटी, और इधर बाबर जो है, बाबर के पिताजी और बाबर, ये सब पूरा प्लान बना रहे हैं कि अब कुछ करना है। क्योंकि दोस्तों ऐसा था ना कि सेंट्रल इंडिया में भी ये जो हेरात का पूरा एरिया था, वहां पे भी बहुत इन्वेजन, बहुत युद्ध हो रहे थे। फिलहाल उस पर अभी थोड़ा सा उसको स्किप करते हैं। तो अब बाबर चाह रहा था, भाई ये बाबर जो थे मुगल्स, ये क्या मंगोल्स के ही तो डिसेंडेंट्स थे, मंगोल्स के, बोला तो इनको मंगोल से ही जाता है ना। तो बाबर जो है उसने रुख किया भारत की तरफ। और ऐसा बोला जाता है कि इब्राहिम लोदी के चाचा जान ही बाबर को इनवाइट करके आए थे कि भैया आप भारत पे आओ, आप भैया कुछ करो, वरना ये तो पगला गया, पागल कर देगा ये। क्योंकि इब्राहिम लोदी किसी की नहीं सुनता था। बहलोल लोदी सबके फेवरेट थे। अब जो ट्राइब्स थी, मतलब पूरे एक जो काउंसिल बनाई थी, हर किसी की बात मानते थे वो। सबका साथ सबका विकास जैसा उनका हिसाब किताब था। लेकिन इब्राहिम लोदी ऐसा नहीं था, भाड़ में जाओ। तो बाबर आता है, और बाबर जब आया तब शुरू होता है मुगल रूल। इसी दौरान दोस्तों एक बहुत बड़ा किंगडम, भारत के इतिहास का सबसे महान किंगडम विजयनगर एम्पायर का, विजयनगर एम्पायर की शुरुआत होती है। वो किंगडम जिसने पूरे साउथ पे रूल किया। विजयनगर इतना बड़ा एम्पायर था, इतना बड़ा एम्पायर था कि इसने ईंट से ईंट बजा दी, पूरे बहमानी सल्तनत को उखाड़ के फेंक दिया। समझ रहे, वाट लगा दी थी, समझ लीजिए। 1336 में विजयनगर एम्पायर को स्टैब्लिश किया गया, हरिहर और बुक्काराया। वैसे हम विजयनगर को भी 4 डायनेस्टीज में डिवाइड करते हैं, लेकिन आप समझिए कि बहुत बड़ा एम्पायर था ये। होयसाला और काकतिया के बाद ये सबसे बड़ा एम्पायर, ये पूरा कर्नाटक और आप देख रहे हैं ना पूरा साउथ विजयनगर के पास आ गया। और विजयनगर दोस्तों इतना ज्यादा बड़ा हो गया था कि यहां का जो ये जो शहर थे विजयनगर के, ठीक है, इतने महान, मतलब जो भी ट्रैवलर आते थे दूर दूर से, यूरोप से ट्रैवलर आते थे यहां पे, ट्रेवर्नियर, मुनुक्की, ये सब आए हैं ना, इन्होंने इतनी तारीफ की है कि भैया ये शहर है कि क्या है। आज का जो पेरिस, न्यूयॉर्क है ना, वैसा था विजयनगर, इतना महान। तभी यहां के जो टेंपल्स, इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हिस्सा बनाया है। डेक्कन सल्तनत को उखाड़ के फेंक दिया था। ऐसी चिंगारी लगाई ना कि ये पूरी सल्तनत, ये जो सब, ये 5 में बट गई थी, आप समझ लीजिए। इसीलिए, लेकिन 1565 में दोस्तों बैटल ऑफ तालीकोटा लड़ी जाती है, जिसमें डेक्कन सल्तनत कंबाइंड आर्मी होती है और इनको हरा देती है। विजयनगर का 1565 में विजयनगर को पूरी तरीके से तबाह कर दिया डेक्कन सल्तनत ने। और उसके बाद कभी विजयनगर उबर ही नहीं पाया इससे। हम्पी जो है, हम्पी बहुत बड़ा शहर है विजयनगर का, और हम्पी को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा प्राप्त है, कर्नाटक में है। तो आप ये समझिए कि एक समय पे इतना खूबसूरत था विजयनगर, लेकिन डेक्कन सल्तनत ने सब कुछ खत्म कर दिया। एवरीथिंग वॉज फिनिश्ड। ऐसा था। कृष्णदेवराया, हरिहर राया, ये सब, देवराया 1, ये सब बहुत, देवराया 2, बहुत बहुत बड़े बड़े रूलर थे ये, ठीक है। अब उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं, ये तो चलिए विजयनगर एम्पायर हो गया। अब हम मुगल्स की बात कर लेते हैं। मुगल्स की बात करें तो सबसे पहले आता है बाबर। बाबर ने 1526, बाबर का जो रीन था वो बड़ा ही मुश्किलों भरा था। मुश्किलों भरा कैसे था? बाबर कभी प्रॉपर जीत ही नहीं पाया, जीत पाया मतलब उसको कभी सुख नहीं मिला, बाबर बस लड़ता ही रहा। पहले भारत में जब भारत में 16 साल की उम्र में तो उसने इन्वेड कर दिया। तो जब भारत में आया तो 5 बैटल्स, इधर पूरा आज का जो पाकिस्तान है उस एरिया से आया। वहां से आते आते लड़ते लड़ते 5 बैटल ऑलरेडी, बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में हुई, और इससे पहले बाबर ऑलरेडी 5-6 बैटल लड़ चुका था भारत में। फिर इब्राहिम लोदी के साथ फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में हुई, बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया। फिर बैटल ऑफ खानवा हुई, बैटल ऑफ घाघरा हुई, बैटल ऑफ चांदेरी हुई,
ये 3 बैटल बैक टू बैक बैटल, 1527, 28, 29। तो बाबर का, जब तक बाबर ने कभी राजा का, मुगल मतलब एम्परर का सुख भोगा ही नहीं, बस लड़ता ही रहा। बाबर यहां की भारत की खूबसूरती से बहुत ही ज्यादा प्रभावित था, और बाबर ने भारत के लोगों को काफी प्रेज भी, काफी तारीफ भी की है। इतना बुरा नहीं था बाबर जितना हम बोलते हैं, लेकिन हां, कत्लेआम तो इसने भी किया। 1529 में बाबर मर गया। बाबर का बेटा हुमायूं आया। हुमायूं का तो बड़ा अजीब और गरीब टेन्योर रहा है। हुमायूं को एक बदनसीब राजा आप कह सकते हैं। बाबर जो है, मतलब सुल्तान, यहां पे हुमायूं जो था बाबर का बेटा था, और हुमायूं बहुत भयानक तरीके से एक बार बीमार पड़ा। तो बाबर ने बोला कि हुमायूं की बीमारी मुझे दे दे, और शायद ये बात लग गई। बाबर बीमार हो गया, हुमायूं ठीक हो गया, और उसी बीमारी से बाबर मर गया। बुखार बहुत तेज था हुमायूं का एक बार। अब हुमायूं 1530 से लेकर 1540 तक थे, लेकिन हुमायूं का रीन कोई खास अच्छा था नहीं। हुमायूं को उखाड़ फेंका शेर शाह सूरी ने। बैटल ऑफ कन्नौज लड़ी गई। 1540 आते आते 2 बैटल लड़ी गई थी, बैटल ऑफ चौसा और बैटल ऑफ कन्नौज। दोनों में ही हुमायूं को हार का सामना करना पड़ा। फिर हुमायूं पहले अरब भागा, उसके बाद फिर मतलब अफगानिस्तान भागा, फिर अरब भाग गया। तो हुमायूं की वाट लगा दी यहां पे शेर शाह सूरी ने। 1540 से लेकर 1555 तक सूर एम्पायर, शेर शाह सूरी 1540 से 1546 ये गद्दी पे बैठा। और उसके बाद जब शेर शाह सूरी खत्म हुआ, तब हुमायूं को यह लगा कि अब वक्त आ गया कि हम वापस लौटे। और तब तक हुमायूं के पास थोड़ी सी अकल भी आ गई थी कि जिस तरीके से पहले मैंने लड़ाई की थी वैसे नहीं करनी है। लेकिन दोस्तों, यहां पे एक और बहुत बड़े हिंदू रूलर का उदय हो रहा था, जिसका नाम था हेमू विक्रमादित्य। 1555 में हेमू विक्रमादित्य लगभग लगभग जीत ही लेता, सब कुछ जीत जाता, लेकिन फिर सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत होती है। हेमू विक्रमादित्य सूर एम्पायर के साथी था। बहुत ही बढ़िया उसका करियर भी रहा है। पहले इधर उधर चीजें बेचता था, बाद में आर्मी में आया, और आर्मी में बहुत तेजी से उसने तरक्की की। तो हेमू विक्रमादित्य, हेमू हेमू था, हिंदू रूलर था, बाद में उसने विक्रमादित्य टाइटल लिया था। मुगल आए, मुगल ने बोला कि चलो ठीक है, अब भारत को दोबारा इन्वेड करने का वक्त आ गया। देखिए, मुगल को 1540 में बाहर फेंक दिया था, मैंने बताया ना, शेर शाह सूरी ने हरा दिया था। शेर शाह सूरी बिहार से आता ना, सासाराम, तो हरा दिया, शेर शाह सूरी रूल कर रहा था। लेकिन जब सूर एम्पायर कमजोर हुआ तो इधर हेमू का उदय हुआ। और दोस्तों यकीन मानिए, बड़ा बदकिस्मत हुई सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, बहुत ही बदकिस्मत, क्योंकि हेमू ऐसा था जिसकी नाम सुनते ही लोग थर थर कांपने लगते थे। तो बहुत ही आइडियल राजा था, लेकिन बहुत ही वीर योद्धा। उसका नाम सुनते ही लोगों की हालत खराब हो जाती थी कि हेमू से युद्ध करना है। कुछ बैटल्स तो दोस्तों ऐसी हुई है, जब हुमायूं वापस भारत आया, कुछ बैटल तो ऐसी हुई कि आगरा में जब लड़ी जानी थी तो पहले ही आर्मी रिट्रीट कर गई कि भैया हम लड़ ही नहीं सकते। लेकिन दोस्तों, किस्मत को कुछ और मंजूर था। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत होती है 1556 में, और अनफॉर्चुनेटली यहां पे सब कुछ सही चल रहा था, हेमू जीत रहा था, लेकिन वो बदनसीब तीर जो हेमू को लग गया बिना बात के। जब बैटल में उतरे तो हुमायूं की आर्मी एकदम तितर बितर, मुगल की आर्मी एकदम हालत खराब, कहां कुधर किधर जा रहा है, किधर मार रहे हैं। हेमू लगभग जीत ही गया था बैटल को, हेमू का रूल शुरू ही होने वाला था, लेकिन एक तीर आके लगा, बदनसीब तीर, हेमू वहीं गिर गया हाथी से, बस लीडर गया तो खत्म। फिर उसके बाद मुगल्स दोबारा आए और अकबर का रीन शुरू होता है 1556। अकबर जहां पना, अकबर ने लगभग पूरे भारत को जीत लिया, और अकबर का रूल काफी सेक्युलर टाइप था। अकबर के बारे में सबको पता ही है, अकबर की बायोग्राफी मैंने रिव्यू नहीं किया, मैं बहुत जल्द करूंगा। गुजरात को जीता, राजपूतों को देखिए, अकबर का सीधा था, वो जीता, वो कोई ऐसा नहीं था कि एक्सपैंड करता था। हाँ, एक दो चीजें, एक दो इंसिडेंट छोड़ दे जो कि बड़े कत्लेआम टाइप के हुए थे, लेकिन ज्यादातर अकबर अलायंस बनाता था, मैट्रिमोनियल अलायंस। जैसे शादी कर ली तो ठीक है, इतना बड़ा किंगडम हमारा हो गया। और अकबर ने सबको जगह दी, नवरत्न अकबर ने बनाए, और मनसबदारी सिस्टम, बहुत सारी जागीरदारी सिस्टम इस सब में था, बड़ी बड़ी पोस्ट अकबर ने दी। अकबर का सीधा हिसाब किताब था। स्कॉलर्स, अकबर के ही दौरान हिस्ट्री सबसे बढ़िया तरीके से लिखी गई है, स्कॉलर्स लेके चलता था अपने साथ। तो अकबर का सीधा हिसाब किताब था कि भैया सबका साथ सबका विकास, इनका भी यही था कि अकबर चाहता था कि सबको साथ में लेके चलो। लेकिन इधर महाराणा प्रताप जो थे, वो अकबर से बोला कि बेटा सबको सबको साथ में लेके ऐसे कैसे चलो, सबको साथ में लेके नहीं चल सकते। तो महाराणा प्रताप ने अकबर की बैंड बजानी शुरू की, और फिर बैटल ऑफ हल्दी घाटी, अब तक की सबसे खूनी जंग लड़ी गई 1576 में। और उसके बाद ड्रॉ था ये एक तरीके से मुकाबला, क्योंकि अकबर का एम पूरा नहीं हो पाया था। तो
राजपूत किंगडम्स के बारे में मैंने आपको नहीं बताया। राजपूत देखिए, मेवाड़ डायनेस्टी जो है वो 728 से लेकर 1947 तक रही है। मेवाड़ डायनेस्टी जो राजपूत जिनको बोलते हैं हम, चित्तौड़गढ़ फोर्ट हो गया, ग्वालियर फोर्ट हो गया, विजय स्तंभ, ये सब मेवाड़ डायनेस्टी के दौरान बना। और बड़े पावरफुल लोग थे राजपूत, बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे, वॉरियर्स थे भैया। नॉर्थ में राजपूत किंगडम का दबदबा था, ठीक है। और मेवाड़ डायनेस्टी बहुत ही बड़ी थी। महाराणा हमीर जो थे, उन्होंने यहां तक मोहम्मद बिन तुगलक को भी हरा दिया था। अब राजपूत बटे हुए थे, मतलब ब्रांचेस थी, तोमर्स थे, चांडेल्स थे, और बहुत सिकरवार्स थे, बहुत सारे थे। तो राजपूतों का भी किंगडम बहुत ही जबरदस्त रहा। और राजपूत भी, आज का राजस्थान भी बटा हुआ था, वो स्टेट जो है वो बटा हुआ था, रीजन वाइज था वो। ओके, तो इसमें आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर आए शाहजहां। अब शाहजहां आए तो उन्होंने तो भैया अलग ही लेवल पे आर्किटेक्चर करना शुरू कर दिया। शाहजहां के दौरान भारत बहुत अमीर हो गया। एक से एक शाहजहां ने नगीने बनवाए, ताजमहल बना दिया, मोती मस्जिद बना दिया, सब कुछ, एवरीथिंग, बड़े बड़े किले बनवा दिए। तो शाहजहां का एक तरीके से गोल्डन पीरियड था, मुगलों की बात करें। शाहजहां के बाद आए भैया औरंगजेब। शाहजहां के 4 बेटे थे। सबसे बड़ा बेटा था दारा शिकोह, जिसको शाहजहां चाहता था वो रूलर बने। दारा शिकोह बहुत ही इंटेलेक्चुअल, एक हाथ में गीता, दूसरे में कुरान। औरंगजेब इसका ऐसा बेटा जिसको शाहजहां बिल्कुल पसंद नहीं करता था, लेकिन औरंगजेब थोड़ा ताकतवर था। जहां दारा शिकोह खाली पढ़ाई कर रहे थे, औरंगजेब लड़ाई सीख रहा था। औरंगजेब बहुत ही ताकतवर हो रहा था, डेक्कन का वाइसरॉय बना के भेजा औरंगजेब को। और जब शाहजहां का वक्त आ गया चुनना था, तो उसने दारा शिकोह को ही चुना, लेकिन औरंगजेब ने रिवोल्ट कर दिया। तो एक के बाद एक औरंगजेब ने भाइयों को मारना शुरू किया, और अंत में दारा शिकोह को मारा। उसको एक हाथी पे, मरियल से हाथी पे बैठाया, और पूरी दिल्ली में उसको घुमाया। फटे कपड़े थे उस समय दारा शिकोह के, पूरी दिल्ली में घुमाया, और वहां से औरंगजेब का रूल शुरू हो गया। 1660 आते आते औरंगजेब के पास पूरी ताकत आ गई। और फिर दोस्तों लेटर देखिए, औरंगजेब, और अब मराठाओं की बात करना चाहूंगा मैं। मराठा किंगडम, इधर औरंगजेब की, मतलब औरंगजेब ने स्थापना की अपने किंगडम की, मतलब मुगल की लेगेसी को आगे बढ़ा। इधर मराठा आ गए। महाराज शिवाजी, भारत के सबसे बड़े लीडर महाराज शिवाजी ने शुरुआत से, मतलब एक साइड से उन्होंने बैंड बजाना शुरू किया। महाराज शिवाजी की सबसे बड़ी बात यह थी कि वो डिप्लोमेटिक थे, और एट द सेम टाइम एक बहुत बड़े वॉरियर थे। पिताजी शाहजी भोसले, माताजी जीजाबाई, कृष्ण और राम, अर्जुन, इन सब की वीर गाथाएं सुन के महाराज शिवाजी बड़े हुए। सबसे पहले आदिल शाही डायनेस्टी की इन्होंने बैंड बजाई, क्योंकि भैया पिताजी वही काम करते थे। एक के बाद एक इन्होंने किला लेना शुरू किया। 16 साल की उम्र में ही महाराज ने शिवाजी एक लीडर हो गए थे, बहुत बड़े बड़े किले ले लिए। उसके बाद पहले आदिल शाहियों को हराया, फिर उसके बाद मुगल्स को हराया। शैस्ट खान, अफजल खान, इन सब से तो राइवलरी जग जाहिर है ना। घर में घुस के मारा महाराज शिवाजी ने। 1680 आते आते महाराज शिवाजी का देहांत हो गया। फिर मराठा किंगडम बहुत फैला। मराठा किंगडम, मराठाओं ने पूरे भारत पे कब्जा कर लिया, क्योंकि 1707 में औरंगजेब की हो गई मृत्यु। अब जब औरंगजेब की 1707 में मृत्यु हुई, तो मराठाओं के पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। और उसके बाद फिर मराठाओं ने एक्सपैंड किया, और मराठों ने ऐसा एक्सपैंड किया कि पूरा भारत उनके पास आ गया, और यहां से हमारा हिंदू रूल शुरू हो गया। सिख एम्पायर भी बहुत बड़ा एम्पायर था। सिख एम्पायर ये 1760 है, हालांकि दोस्तों ये बहुत आगे तक चला था, 70s। ये एक्चुअली मराठा किंगडम ये पीक तक दिखा रहे हैं, ठीक है, पीक पे अपने 1760 पे पहुंचा। हालांकि डाउनफॉल इसका 1818 में ही हुआ। अभी हम बताएंगे वो कैसे। सिख एम्पायर भी बहुत बहुत बड़ा बना। पहले सिखिज्म आया, लेकिन दोस्तों देखिए, लेटर मुगल्स की बात करें तो लेटर मुगल्स कोई खास इतने थे नहीं, अनस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा थी, और मराठाओं ने वैसे ही बैंड बजा दी थी, ठीक है। तो 3 चीजें अब हम डिस्कस करते हैं। अब हम मॉडर्न हिस्ट्री पे आते हैं। सिख एम्पायर आप देख सकते हैं, 1799 में महाराज रंजीत सिंह ने पूरे सिख एम्पायर को कंसोलिडेट कर दिया। अब इसी दौरान होता है ब्रिटिश का उदय, ब्रिटिश इंडिया। जहांगीर की रेन में ब्रिटिशर भारत आ गए। ईस्ट इंडिया कंपनी, सारे, फ्रांस भी था कंपटीशन में, और इधर हम देख रहे हैं कि डच भी थे, पुर्तगाली भी थे। पुर्तगाली को तो चलिए एक जगह पे कंसोलिडेट कर दिया, डेनमार्क भी था, इंग्लैंड ने सबको हरा दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में आई। मॉडर्न हिस्ट्री वैसे मैंने पूरी कवर की है।
सबसे पहले वो गए बंगाल। बंगाल एक बहुत ही फर्टाइल रीजन था। देखिए, फ्रांस की ईस्ट इंडिया कंपनी, मैं फिर अभी आपको पैरेलली बताऊंगा मुगल्स और सिखों के बारे में कि कैसे हुआ, फिर कैसे कहानी आगे बढ़ी। ये आप देख सकते हैं। यहां पे साउथ में हम देख रहे हैं मद्रास में फ्रांस था, और इधर ये वाला बंगाल का एरिया था ब्रिटेन के पास। बंगाल का एरिया बड़ा स्ट्रैटेजिक था, फर्टाइल था। साउथ में इतना नहीं, साउथ में भी था लेकिन इतना नहीं। फिर फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वो सरकारी कंपनी थी, लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी प्राइवेट कंपनी थी। दो बैटल लड़ी जाती है, 1757 में बैटल ऑफ प्लेसी, 1764 में बैटल ऑफ बक्सर। यह पूरा का पूरा बंगाल रीजन ब्रिटेन के पास आ गया। ब्रिटेन ने कंसोलिडेट कर लिया, मतलब ब्रिटेन भारत में आ गया। अब ब्रिटेन करेगा एक्सपैंड। उस समय ब्रिटेन के पास दो चुनौतियां थी। सबसे पहले भारत के रूलर्स को हराओ, भारत में जो बड़ी बड़ी डायनेस्टीज है उनको हराओ। दूसरी बड़ी चुनौती थी कि ये जो फॉरेन पावर्स है उनको हराओ। तो उस समय तीन रूलर सबसे बड़े थे। कौन कौन? एक तो था सिख एम्पायर, सिख एम्पायर को सबसे आखिरी में हराया था। पहला, सबसे पहला था मराठा एम्पायर, दूसरा सिख एम्पायर, और तीसरा हैदर अली। हैदर अली और टीपू सुल्तान, ये जो पूरे साउथ पे इनका वर्चस्व था, ये तीन थे। अब ब्रिटेन ने एक स्ट्रैटेजी बनाई। ब्रिटेन कभी भी एक युद्ध नहीं करता था, वो तीन चार बैटल करता था। एक बैटल करी, फिर ट्रीटी साइन की, फिर दोबारा बैटल कर दी उसी ट्रीटी को तोड़ के। तो सबसे पहले यहां पे टारगेट किया जाता है मराठा किंगडम को। तीन वॉर हुए, तीन एंग्लो मराठा वॉर हुए। पहला वॉर 1775 में जो मराठाओं ने डिसाइसिवली जीता। 1782 आते आते वाट लगा दी थी, हालत खराब कर दी थी यहां पे ब्रिटिशर की। ट्रीटी साइन हुई। दूसरा वॉर शुरू हुआ 1801 में, ड्रॉ रहा, ब्रिटिश का थोड़ा अपर हैंड। लेकिन तीसरा वॉर दोस्तों जो 1817 1818 में हुआ, ब्रिटिश ने हरा दिया यहां पे मराठाओं को। उसके बाद यहां पे मराठा रूलर को कानपुर भेज दिया, और ब्रिटेन ने मराठाओं, ये यहां से मराठा का डाउनफॉल शुरू हो गया। तो ये मराठा किंगडम खत्म। सिख एंपायर पे आइए। सिख एंपायर में महाराजा रंजीत सिंह बहुत 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 बड़ा, बहुत बड़े राजा थे। उन्होंने वैसे ही बैंड बजा दी थी। महाराजा रंजीत सिंह जब गए तो सिख एंपायर के साथ इन्होंने दो वॉर किए, एंग्लो सिख वॉर। सिख वॉर की बात करें तो पहला सिख वॉर होता है 1845 से 46 तक, दूसरा होता है 1848 से 49 तक। खेल खत्म, सिख एंपायर भी खत्म, ब्रिटेन ने यहां पे कब्जा कर लिया। उसके बाद दोस्तों हैदर अली, टीपू सुल्तान। हैदर अली के साथ ब्रिटेन ने दो वॉर लड़े, और टीपू सुल्तान के साथ भी दो वॉर, मतलब टोटल चार वॉर लड़े, मतलब बैटल लड़ी, सॉरी, टोटल मिला लेंगे आप वॉर। तो ये जो बैटल्स थी, टीपू सुल्तान, हैदर अली टीपू सुल्तान के पिताजी थे। हैदर अली आर्मी के चीफ थे, और वाडियार डायनेस्टी थी। तो हैदर अली ने फिर पूरा सत्ता का हस्तांतरण किया, और उसके बाद हैदर अली के पास सत्ता आई। इधर ब्रिटेन थे, ब्रिटेन से हैदर अली ने लड़ना शुरू किया। यहां पे एंग्लो मैसूर वॉर इसको बोला जाता है। तो पहली एंग्लो मैसूर वॉर जो थी वो किसने जीती? हैदर अली। दूसरी भी हैदर अली, तीसरी ब्रिटिशर, क्योंकि टीपू सुल्तान ने ही जीती। तीसरी, तीन एंग्लो मैसूर वॉर में, तो क्योंकि देखिए दूसरा जो वॉर था वो 1780 से लेकर 1784 तक था। तो 1782 में हैदर अली का देहांत हो गया। उसके बाद टीपू सुल्तान है, इनके बेटे। तो 1784 में हरा दिया था। हर वॉर के बाद एक ट्रीटी साइन की। फिर दोस्तों हम ये देखते हैं कि फाइनल वॉर जो हुई वो 1799 में हुई, और यहां पे ब्रिटेन ने हैदर अली को भी हरा दिया, और ब्रिटेन का पूरे भारत पे कब्जा हो गया। पूरे भारत पे, क्योंकि मतलब पूरे भारत इन द सेंस का मतलब कि देखिए, ब्रिटिश इंडिया उस समय दो में डिवाइड हुआ। जब हैदर अली को, टीपू सुल्तान को ब्रिटेन ने मारा, और देखिए टीपू सुल्तान को फ्रांस सपोर्ट कर रहा था, तो इधर टीपू सुल्तान हारे तो फ्रांस भी साथ में हार गया। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी अपने बोरे बिस्तर सब लगा के बाहर चली गई। बस कुछ ही शहरों को, कुछ ही रीजन्स को फ्रांस कंट्रोल करता था। तो अब हुआ क्या कि जब यहां पे मराठा किंगडम, सिख और मैसूर को खत्म किया, तो ब्रिटिश इंडिया के पास ये सारे एरियाज आ गए। तीन प्रेसिडेंसी उन्होंने बनाई, बॉम्बे, मद्रास, बंगाल, तीनों स्ट्रेटेजिक एरिया। ब्रिटिश इंडिया आधा जो था वो रूलर्स के पास था, और आधा ब्रिटेन के पास था, लेकिन उनमें भी दबदबा ब्रिटिश का ही चलता था। समझ गए?
फिर दोस्तों 1857 आता है। अब आप बोलेंगे सर मुगल्स का क्या? मुगल्स का कुछ नहीं, 1707 के बाद मुगलों की हालत वैसी मराठाओं ने बर्बाद कर दिया था। 1857 में बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल एम्परर थे। 1857 में पहली क्रांति हुई, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ, जब ब्रिटेन की आर्मी ने, मतलब जो भारत की आर्मी, भारत के जो सिपाही थे, उन्होंने बोला कि अब हम तुमसे हम विद्रोह कर रहे हैं तुम्हारे खिलाफ, हम तुम्हारी बात मानेंगे ही नहीं। मामला दोस्तों ग्रीस्ड कार्ट्रिज के ऊपर था। ग्रीस्ड मतलब एक कार्ट्रिज आई थी, इनफील्ड कार्ट्रिज, उसके जो आपको जो बुलेट्स थी उसको ऐसे एक ग्रीस लगी होती थी, उसको आपको काट के बंदूक में डालनी होती थी और मुंह से काटना होता था। तो अफवाह फैल गई कि वो जो ग्रीस है वो सुअर की चर्बी से बनी है। अब ब्राह्मणों के लिए तो सुअर की चर्बी भैया बहुत ही खराब, और मुस्लिमों के लिए सुअर खराब। तो यहां से विद्रोह शुरू हुआ, सिपाही म्यूटिनी जिसको बोला जाता है। मंगल पांडे ने अपने प्राणों की आहुति दी और उसके बाद मेरठ से ये जो पूरा एक क्रांति है वो शुरू हुई। लेकिन प्रॉब्लम ये कि 1857 की क्रांति बहुत ही कम एरिया में, पूरे भारत में फैल नहीं पाई, और उसमें भारत के कुछ रूलर्स थे जिन्होंने ब्रिटेन का साथ दिया, और 1857 की क्रांति बन के रह गई। रानी लक्ष्मीबाई, तात्या तोपे, इन सब का उदय होता है। ये सब वीर योद्धा थे जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। लेकिन 1857 में ब्रिटेन को यह समझ में आ गया कि अगर हमको भारत को अगर पूरे कब्जे में करना है तो सबसे पहले तो पूरा जो भारत है वो क्राउन के अंदर लेके आओ। अब ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म, अब पूरा भारत ब्रिटेन की कॉलोनी हो गया। तो 1857 से फिर कहानी आगे बढ़ती है। फिर 1885 में दोस्तों कांग्रेस का उदय होता है। 1885 में, क्योंकि 1857 के बाद ब्रिटेन का जो रूल था वो बड़ा ऑपरेसिव होता जा रहा था। एक रूलर, एक हमको ऑर्गेनाइजेशन चाहिए जो हमारी बातों को रख सके। 1885 में कांग्रेस का उदय हुआ। फिर उसके बाद 1905 में कांग्रेस बट गई, और 1910 के बाद महात्मा गांधी आए जिन्होंने कांग्रेस को बदल के रख दिया। इसी दौरान रेवोल्यूशनरी फेज भी चला। अब देखिए मॉडर्न हिस्ट्री को मैंने पूरा कवर किया, टोटल 30 लेक्चर है, आप देख लीजिएगा। तो महात्मा गांधी ने पूरा इंडिपेंडेंस मूवमेंट जो है वो स्टार्ट किया। चंपारण गए सबसे पहले, चंपारण से उन्होंने शुरू किया 1917 से, और एक के बाद एक मूवमेंट में उनको सक्सेस मिलती गई। महात्मा गांधी हीरो बन के उभरे। अब महात्मा गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू किया 1920 में। लेकिन वही है ना कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, उस समय महात्मा गांधी हर किसी के हीरो थे। इनफैक्ट भगत सिंह जितने रेवोल्यूशनरी थे वो भी महात्मा गांधी को एक लीडर मानते थे। लेकिन 1922 में उन्होंने पूरा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस ले लिया। अब जब उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस लिया 1922 में, तो चीजें खराब हो गई। अब यहां पे क्रांतिकारियों का उदय हुआ, उनको गांधी जी पे भरोसा नहीं था। फिर दोस्तों इधर मोहम्मद अली जिन्ना का भी उदय हो रहा था। कांग्रेस और ज्यादा ताकतवर हो रही थी, और ब्रिटेन से अब डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई। क्योंकि अभी तक ब्रिटेन यहां पे कांग्रेस वाले क्या कह रहे थे पहले, जो मॉडरेट्स थे, कि ब्रिटेन हमको बहुत ऊपर ले जाएगा, मतलब आजादी हमको नहीं चाहिए, आप रहिए हमारे साथ, क्योंकि हमको पता है कि आप जो है हमको बहुत समृद्ध बनाएंगे। ऐसी आइडियोलॉजी थी, ऐसी तो मेंटालिटी थी। लेकिन बाद में जब गरम दल आया, जब महात्मा गांधी, उन्होंने बोला रहे कुछ नहीं, बेवकूफ बना रहे, तो डोमिनियन स्टेटस की मांग की थी। लेकिन ब्रिटेन ने बोला कि हम डोमिनियन स्टेटस नहीं देंगे। ब्रिटेन ने एक के बाद एक भारत में कानून भी पारित किए, और फाइनली 1930 आते आते लाहौर सेशन में कांग्रेस ने डिसाइड किया कि अब हटाओ यार, हमको पूर्ण स्वराज्य चाहिए। और इधर गांधी जी ने भी बोला कि तुमको पूर्ण स्वराज चाहिए, मैं दिलाऊंगा। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट दूसरा फेज हम स्टार्ट कर रहे हैं। दांडी मार्च से शुरू हुआ। तो सेकेंड फेज ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जिसने ब्रिटिश को हिला के रख दिया, वो 1930 से लेकर 1934 तक चला। इधर क्रांतिकारी भी एक्टिव हैं, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह। लेकिन ये क्रांतिकारियों का दोस्तों देखिए, भगत सिंह तो बहुत ही सेलिब्रेटेड लीडर है, लेकिन बाद में क्रांतिकारी 1935 के बाद से दोस्तों कोई बहुत बड़ी क्रांतिकारियों की गतिविधियां नहीं हुई। भगत सिंह के बाद से क्रांतिकारी मूवमेंट एकदम ठप्प सा पड़ गया। फिर 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है, जिसमें कांग्रेस को थोड़ी ताकत दी कि आप इलेक्शंस लड़ सकते हैं। लेकिन अब दोस्तों 1940 आते आते 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुआ। और वर्ल्ड वॉर 2 जब शुरू हुआ, देखिए वर्ल्ड वॉर 1 में गांधी जी को बहुत बड़ा धोखा मिला था। ब्रिटेन ने बोला था कि गांधी जी आप एक काम करो, आप भारतीयों को लेके आओ और हम बदले में आपको आजादी दे देंगे। लेकिन गांधी जी को कुछ नहीं मिला। वर्ल्ड वॉर 2 में भी सेम चीज थी, लेकिन इस बार गांधी जी थोड़े सतर्क थे। उन्होंने बोला नहीं नहीं, हम इस बार ब्रिटेन की बातों पे नहीं आएंगे। अच्छा, ब्रिटिश चाह रहा था कि भारत किसी तरीके से वर्ल्ड वॉर 2 में कूद जाए, और इधर मोहम्मद अली जिन्ना बोल रहे थे कि हमको अलग देश चाहिए, पाकिस्तान, लड़के लेंगे पाकिस्तान। अब पाकिस्तान की मांग भी शुरू हो गई थी।
लाहौर रेजोल्यूशन वहां पे पास हो गया था, जिसको पाकिस्तान रेजोल्यूशन बोला जाता है 1940 में। फिर उसके बाद 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू होता है। और जब क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ, तब वैसे तो ज्यादातर सारे ही लीडर्स को जेल में डाल दिया गया, लेकिन बड़ा सक्सेसफुल रहा क्विट इंडिया मूवमेंट। और फिर 1945 में जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ, तब अगेन ब्रिटेन का वही राग अलापना कि हम आजादी नहीं देंगे। देखिए हुआ क्या था कि 1940 में विंस्टन चर्चिल आ गया था। विंस्टन चर्चिल, ब्रिटेन में उस समय दो पार्टी थी, कंजर्वेटिव और लिबरल, लेबर पार्टी, सॉरी लिबरल बोल रहा हूं। तो कंजर्वेटिव जो थे उसका उसका लीडर था विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल को वर्ल्ड वॉर 2 का हीरो माना जाता, लेकिन विंस्टन चर्चिल हत्यारे से कम नहीं था। जो भी सप्लाई भारत में आनी थी उसने उसको कहीं और डाइवर्ट कर दिया। उसने ब्रिटेन में, ऑस्ट्रेलिया भेज दिया। बंगाल फेमाइन में कितने लोग मर गए, लाखों लोग मर गए। अब जब ये तस्वीरें ब्रिटेन में जाना शुरू हुई, तब उनका मूड खराब, कहता अरे यार ये तो विंस्टन चर्चिल पागल है। लेकिन ऑन दी अदर साइड विंस्टन चर्चिल ने वर्ल्ड वॉर 2 में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। और वर्ल्ड वॉर 2 जब खत्म हुआ, विंस्टन चर्चिल को लग रहा था कि मैं जीतूंगा क्योंकि मैंने वर्ल्ड वॉर 2 का रुख बदला है। लेकिन दोस्तों बिल्कुल ऑपोजिट हुआ, जीत गया एटली, क्लेमेंट एटली, लेबर पार्टी आ गई। इसका रीजन यही बोला जाता कि जो बर्बरता की थी विंस्टन चर्चिल ने ब्रिटेन में, उससे बहुत लोग खुश नहीं थे। बर्बरता कैसा? भारत में लोगों को मरने छोड़ दिया। मैंने बताया ना कि पूरा का पूरा अनाज जो बंगाल में जाना था वो उन्होंने अपने ट्रूप्स को ट्रांसफर कर दिया। ये एक बहुत 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 बड़ी गलती हो गई। तो अब जब एटली आए तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद वैसी बहुत बुरी हालत थी, रेड फोर्ट ट्रायल होते हैं और फाइनली आर्मी ने विद्रोह कर दिया। और जब आर्मी ने विद्रोह कर दिया तो खेल खत्म। आर्मी ने विद्रोह किया, फिर उसके बाद भारत को बहुत सारी मीटिंग चली, कई सारे प्लान आए, कैबिनेट मिशन प्लान आया, क्रिप्स मिशन प्लान आया, कोई आपसी सहमति नहीं बन पा रही थी। और अल्टीमेटली कांग्रेस ने यह मान लिया, क्योंकि देखिए एक तरफ जिन्ना थे, एक तरफ भारत और एक तरफ ब्रिटिश। तो बार बार यह बोला जा रहा था, पाकिस्तान, मोहम्मद अली जिन्ना कह रहे थे कि हमको एक अलग देश चाहिए। भारत, कांग्रेस इस पर राजी नहीं था कि हम बिल्कुल भी अलग देश नहीं देंगे। और ब्रिटेन जो था, ब्रिटिश, वो कोशिश कर रहा था कि कुछ मध्य मार्ग निकाला जाए, लेकिन उसमें भी वो अपना फायदा ढूंढ रहा था। तो अल्टीमेटली जो माउंट बैटन प्लान आया उसमें यह था कि पाकिस्तान को अपना अलग देश मिल जाएगा और भारत को, फिर उसके बाद जो बाकी है वो भारत को, जो मुस्लिम मेजोरिटी एरिया वो पाकिस्तान को मिल जाएगा। तभी हम देखते हैं उस समय पाकिस्तान का उदय हुआ, ये ईस्ट पाकिस्तान और ये ईस्ट पाकिस्तान, ये वेस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान जो आपका आज का बांग्लादेश है। अब दोस्तों भारत को आजादी मिली, लेकिन भारत डिवाइड हो गया। आप देख सकते हैं ना, 1947 में भारत डिवाइड हो गया। 1947 में भारत का पार्टीशन हुआ, लेकिन भारत को आजादी भी मिली। अब धीमे धीमे हम देखते हैं, अब ये प्रेजेंट डे पे आ गए हैं। 1947 में भारत आजाद होता है और जवाहरलाल नेहरू हमारे प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, वल्लभ भाई पटेल होम मिनिस्टर बनते हैं। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, देखिए जवाहरलाल नेहरू डिप्लोमेटिक लेवल पे काम कर रहे थे और वल्लभ भाई पटेल का सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि चलो पाकिस्तान तो अलग हो गया, लेकिन अब हमको भारतीयों को एक करना है, सारे राज्यों को एक करना है। तो 1947 से लेकर 1950 तक एक एक राज्य को एक किया। क्यों? क्योंकि दोस्तों 546 प्रिंसली स्टेट्स थी ना। मैंने आपको क्या बताया, ब्रिटिश इंडिया दो में डिवाइडेड था, एक जहां ब्रिटिश रूल कर रहे थे और आधा भारत प्रिंसेस के पास था, उनको प्रिंसली स्टेट बोला जाता था। तो कुछ तो मान गए। वल्लभ भाई पटेल की कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी थी कि पहले गाजर खिलाते थे वो, और अगर नहीं मानोगे तो फोर्स भेज देते थे। तो यहां पे जम्मू एंड कश्मीर, हैदराबाद और इधर जो कोचीन है और भोपाल, इन लोगों ने थोड़ा सा विद्रोह कर दिया कि भैया ऐसा है। और हाँ, जूनागढ़, सॉरी, कि हम तो नहीं आएंगे भारत में। इधर उदयपुर के राजा ने भी थोड़ा सा विद्रोह कर दिया था, लेकिन बाद में सब शांत हो गया था। विद्रोह मतलब कि हम अलग रहेंगे, इंडिपेंडेंट। तो जम्मू एंड कश्मीर की कहानी आपको पता ही है, किस तरीके से पाकिस्तान ने पूरी लगभग कोशिश कर दी थी कि जम्मू एंड कश्मीर हमारे पास आ जाए। लेकिन उसके बाद एंड टाइम पे हमारी फोर्सेज आई और आधे जम्मू एंड कश्मीर को आजाद करा लिया। जब पूरे को आजाद कराने के लिए आगे बढ़ी, तब तक जवाहरलाल नेहरू यूनाइटेड नेशन चले गए और आज तक दोस्तों वो मामला यूनाइटेड नेशंस में अटका है। जहां तक पाकिस्तान की फोर्सेज है वो कश्मीर उनका है और बाकी हमारा है। उसके बाद 1950 आते आते पूरा भारत एक हो गया था। इस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल भी छोड़ के चले गए थे और गांधी जी भी छोड़ के चले गए थे। तो एकमात्र बड़े लीडर जवाहरलाल नेहरू थे। 1963 तक धीमे धीमे स्टेट्स जो है वो फॉर्म होते रहे। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आता रहा। पहले पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी था। 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया। भारत में भाषाओं के आधार पर स्टेट को बांटने की कोशिश की गई। पहले गुजरात, महाराष्ट्र सब एक में ही थे ना,
पहला लिंग्विस्टिक स्टेट आंध्र प्रदेश बना था, है कि नहीं? भाषा के आधार पर इधर पोट्टी श्रीरामुलु जो है वो अनशन में बैठ गए और उनका देहांत हो गया। उसके बाद फिर पूरे आंध्र प्रदेश में विद्रोह हो गया, मूड खराब हो गया। तो पहला लिंग्विस्टिक बेसिस पे आंध्र प्रदेश स्टेट बना। फिर उसके बाद भाषा के आधार पर कई स्टेट बनाए गए, कई राज्य बनाए गए। पहले 16, फिर उसके बाद करते करते 20, 25, और अभी भारत में इतने सारे राज्य हैं। कितने? 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। यह हुआ। फिर 1965 आते आते जवाहरलाल नेहरू का देहांत हो गया। अब भारत को कौन संभाले? लाल बहादुर शास्त्री। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री का भी बहुत ही जल्द देहांत हो गया। 1962 में हमने चाइना से युद्ध लड़ा। 1962 में चाइना से युद्ध लड़ा, हमको हार का सामना करना पड़ा। जवाहरलाल नेहरू को बहुत धक्का लगा। ऐसा बोला जाता है कि जवाहरलाल नेहरू की मौत का कारण यही युद्ध था। उनकी मेंटल हेल्थ पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ा और उनकी हेल्थ डाउन होती गई और फाइनली उनका देहांत हो गया। तो फिर लाल बहादुर शास्त्री है। और 1965 में भी हमारा डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट पाकिस्तान से हुई पहली बार। लेकिन 1965 में हमने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया, हरा दिया। ताशकंद एग्रीमेंट साइन हुआ। 1966 में लाल बहादुर शास्त्री का भी देहांत हुआ। फिर इंदिरा गांधी आई। अब इंदिरा गांधी आई, देखिए अब 1967 आते आते उस समय दो बड़ी पार्टी थी, मतलब एक ही बड़ी पार्टी थी, कांग्रेस। जब तक जवाहरलाल नेहरू थे तब तक तो सारे राज्यों में कांग्रेस जीत रही थी। लेकिन जैसे ही इंदिरा गांधी आई तब चीजें गड़बड़ हुई, क्योंकि देखिए जवाहरलाल नेहरू पे लोगों को भरोसा था, वो चले गए। तो इंदिरा गांधी जब आई तो उसके बाद कांग्रेस लगभग आधे राज्यों, पूरे भारत में लगभग पूरे भारत में कांग्रेस की सरकार थी। अब आधे राज्यों से सरकार खो दी उन्होंने। फिर इधर इंदिरा गांधी ने अपना दबदबा शुरू किया, लेकिन इधर कांग्रेस में फूट पड़ गई। कुछ लोग इंदिरा को सपोर्ट करते थे, कुछ लोग नहीं करते थे, तो कांग्रेस बट गई। लेकिन 1971 में दोस्तों ऐसा कुछ हुआ, इंदिरा गांधी ने भारत के लिए बहुत कुछ किया है। हाँ, ये भी है, कंट्रोवर्सी में बहुत ज्यादा रही है। बैंकों को नेशनलाइज किया, उसके बाद गरीबों के लिए बहुत सारी स्कीम निकाली। लेकिन 1971 वॉर जो हुआ, जब उन्होंने पूरे के पूरे देश को, बांग्लादेश को ही आजाद करा दिया, वो एक डिसाइडिंग फैक्टर रहा। ये ईस्ट पाकिस्तान, ये वेस्ट पाकिस्तान 1947 में दोनों बने। ईस्ट पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश है। अब वेस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान से रिसोर्सेज ले जाता था। धीमे धीमे असंतोष बढ़ने लगा। ईस्ट पाकिस्तान के लोग बोलने लगे कि क्या हम पागल हैं? आप हमको सेकेंड क्लास सिटीजन का दर्जा देते हो और सारे रिसोर्सेज ले जाते हो। शेख मुजीबुर रहमान खड़े हो गए, इलेक्शन लड़ा, क्योंकि 1969 में पाकिस्तान में डिक्टेटरशिप खत्म हुई, मार्शल लॉ खत्म हुआ, इलेक्शन हुआ। उसमें ये ईस्ट पाकिस्तान के शेख मुजीबुर रहमान जीत गए। बस पाकिस्तान ने फिर कत्लेआम मचा दिया। अब यहां पे जो ईस्ट पाकिस्तान के लोग थे वो भारत में आना शुरू हुए। तो भैया फिर इंदिरा गांधी ने बोला इतने सारे लोग भारत क्यों आ रहे हैं? तो सैम मानेकशॉ ने बताया, बाकी इनके डिफेंस की, भैया ऐसी हालत है, ये वेस्ट पाकिस्तान पगला गया है, ईस्ट पाकिस्तान को बहुत मार रहा है। तो फिर इंदिरा गांधी ने बोला हम ईस्ट पाकिस्तान का हाथ थामेंगे। मैंने इस पर बहुत सारे लेक्चर्स दिए, आप देखिएगा। तो 16 दिसंबर, 3 दिसंबर को हमने युद्ध छेड़ दिया और 16 दिसंबर को हमने हरा दिया पाकिस्तान को, एक अलग देश बना दिया। बधाई हो, बांग्लादेश हुआ है 1971 में। ये बहुत बड़ा वॉर था। ओके, फिर दोस्तों वक्त आगे बढ़ा, पाकिस्तान ने मुंह की खाई और इंदिरा गांधी की पॉपुलैरिटी चरम सीमा पे। और फिर 1975 में एक बहुत बड़ा इवेंट, इमरजेंसी लगा दी। यहां पे इमरजेंसी लग गई। और जब यहां पे इमरजेंसी लगी, 1975 में इमरजेंसी लगाई गई, सब खत्म। 1975 से लेकर 77 तक 2 साल इंदिरा गांधी ने एकदम भयानक तरीके से रूल किया। बताया जाता है कि इंदिरा गांधी के जो बेटे थे, छोटे बेटे संजय गांधी, उनके पास ही पूरा क्या कहते हैं कि वो था, ताकत थी, फैसले संजय गांधी लेते थे। फिर 1977 आते आते इमरजेंसी हटी। अब जब इमरजेंसी हटी तब बहुत गुस्सा था इंदिरा गांधी के खिलाफ। तो जनसंघ जो आज की बीजेपी है वो भी बहुत एक्टिव। उस समय नरेंद्र मोदी जी भी इधर उधर छुप रहे थे, क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल, जो भी पॉलिटिकल राइवल था उनको जेल में डाल दिया जाता था। कुछ को छोड़ दे जिन्होंने अपनी आवाज उठाई, बाकी सब जेल में बंदी थे। तो फिर जनता पार्टी आई। अब जब जनता पार्टी आई 1977 में, जनता पार्टी आई, लेकिन जनता पार्टी के मोरारजी देसाई पहले कांग्रेस में ही थे, बहुत वक्त से चाहते थे तो प्राइम मिनिस्टर बने, लेकिन बन नहीं पाए। फाइनली 1977 में मोरारजी देसाई को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। 1977 से लेकर 1980 तक मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर रहे, प्रधानमंत्री रहे। फिर वक्त आगे बढ़ता है, कश्मीर का मुद्दा ऑलरेडी बहुत ज्यादा गर्म हो रहा था। 1980 में जनता पार्टी कोलैप्स कर गई, फिर कांग्रेस पार्टी आई, फिर इंदिरा गांधी जीती, इंदिरा लाओ देश बचाओ। लेकिन दोस्तों 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ और उसी दौरान दोस्तों हम ये देखते हैं कि इंदिरा गांधी को मार दिया गया।
क्योंकि देखिए खालिस्तानी मूवमेंट भारत में उस समय दो मूवमेंट, खालिस्तानी पंजाब में कि हम अलग खालिस्तान बनाएंगे, और इधर जम्मू एंड कश्मीर में, यहां पे दो जगह बहुत ज्यादा इंसर्जेंसी थी और ये दोनों इंसर्जेंसी साथ में चली हैं। 1984 आते आते यहां पे जर्नैल सिंह भिंडरवाले को मारा और उसके बाद ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, जिसकी वजह से इंदिरा गांधी को मार दिया गया। सिख इतना ज्यादा नाराज थे इंदिरा गांधी, भाई इनके दो बॉडीगार्ड नहीं तो मारा था इंदिरा गांधी को, खत्म हो गया ये चैप्टर खत्म। उसके बाद इंदिरा गांधी के बेटे राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बने। इसी दौरान दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर में बहुत ज्यादा इंसर्जेंसी हुई। 1987 में जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शन हुए और कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा कि तुमने धांधली से ये इलेक्शन जीते हैं, और फिर यहां पे मिलिटेंट फेज की शुरुआत होती है। जम्मू एंड कश्मीर में खून बहने लगा, जम्मू एंड कश्मीर को पूरी तरीके से कट ऑफ कर दिया, कश्मीरी पंडित को मार मार के बाहर निकाल दिया। फिर 1991 आते आते जम्मू एंड कश्मीर में हम देखते हैं हमारी फोर्सेस गई और 1996 तक हालात थोड़े सामान्य हुए, ठीक है, और पंजाब में बिल्कुल सामान्य हो गए, कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों ये कहानी रही 1990 तक। अब देखिए एक और चीज हुई थी 1984 में, जब राजीव गांधी आए थे प्राइम मिनिस्टर बने तो 1989 तक रहे वो। 1984 से 1989 तक राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर रहे। उस समय श्रीलंका में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। श्रीलंका में ये जो तमिल डायस्पोरा था वो बोल रहा था कि हमको तमिल ईलम चाहिए, और उसके लीडर थे प्रभाकरन, LTT, लिट्टे जिसको बोला जाता था, लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर्स ईलम। तो राजीव गांधी ने फोर्सेस भेजी उस समय श्रीलंकन सरकार को सपोर्ट करने के लिए। अब उसका नतीजा यह रहा कि 1991 आते आते राजीव गांधी को बम छोड़ा दिया। इसी दौरान 1989 से लेकर 1991 तक भारत में थोड़ी अनस्टेबिलिटी रही। कैसे अनस्टेबिलिटी रही? 1989 में कांग्रेस की सरकार गई और 1989 के बाद जब कांग्रेस की सरकार गई तो इलेक्शन हुआ, किसी को बहुमत नहीं मिली। कांग्रेस से लोग बहुत ज्यादा खुश नहीं थे। हालांकि राजीव गांधी बहुत कुछ लेके आए, टेक्नोलॉजी, मोबाइल फोन, कंप्यूटर, लेकिन वो शुरुआत थी, वो कुछ खास हुआ नहीं। 1989 से लेकर 1991 तक 2 साल तक काफी अनस्टेबिलिटी रही। पहले वीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, मंडल कमीशन भी समय मंडल कमंडल की राजनीति, और इसी समय दोस्तों राम जन्मभूमि मंदिर वहीं बनाएंगे ये शुरू हुआ। कसम राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। अब दोस्तों यहां पे बीजेपी का राइज होता है। मैं थोड़ा आपको बीजेपी की भी कहानी बता देता हूं। जनसंघ, पहले बीजेपी की जो पेरेंट पार्टी है उसको जनसंघ बोला जाता है। श्याम प्रसाद मुखर्जी जो पहले थे जिन्होंने कैबिनेट से, कांग्रेस ने ना सबको लेके चली थी वो, तो श्याम प्रसाद मुखर्जी भी कैबिनेट मिनिस्टर थे, लेकिन उन्होंने आइडियोलॉजी की वजह से इस्तीफा दे दिया, जनसंघ बनाया। अब जनसंघ आज की भारतीय जनता पार्टी है। 1980s में भारतीय जनता पार्टी, जनसंघ भारतीय जनता पार्टी हो गई। लेकिन जब इलेक्शन लड़े तो खाली 2 सीटें मिली, लेकिन राम मंदिर का मुद्दा एकदम तेजी से आगे बढ़ा। बाबरी मस्जिद के नीचे राम मंदिर था, अयोध्या में राम मंदिर होगा। और उसके बाद फिर बीजेपी ने रथ यात्राएं शुरू की, और उसका नतीजा यह रहा कि अगले इलेक्शन में 1989 आते आते दोस्तों बीजेपी को काफी सीटें मिलने लगी, 2 सीटों से सीधे 80 सीटों पे। अब दोस्तों हुआ क्या कि वक्त तो आगे बढ़ रहा है, बीजेपी भी आगे बढ़ रही है साथ में, लेकिन साथ में भारत में अनस्टेबिलिटी भी है। तो 1989 में पहले वीपी सिंह आए, प्रधानमंत्री बने, और बाद में चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने, लेकिन कुछ चल नहीं पाए। 1991 में भारत लगभग बैंकरप्ट ही हो गया था। तो भारत ने अपनी इकोनॉमी भी खोली, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, LPG रिफॉर्म्स हम लेके आए। 1991 में ये हुआ है, 1991 में। तो हम अब प्राइवेटाइजेशन की, अभी तक हम सोशलिस्ट इकोनॉमी थे, लेकिन अब हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ गए। भारत में कैपिटलिज्म आया, भारत में कंपनीज है प्राइवेट। उससे पहले लाइसेंस राज था। 1991 से पहले भारत की इकोनॉमी की यह हालत थी कि अगर आपको सुई भी बनानी होती थी तो भी आपको सरकार से परमिशन लेनी पड़ती थी, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं था। अब सब कुछ फ्री था, तो खूब भर भर के इन्वेस्टमेंट हुआ। लेकिन इसी दौरान दोस्तों बाबरी मस्जिद इंसिडेंट होता है, भारत का काला इतिहास। और बाबरी मस्जिद के बाद उस समय यूपी में सरकार को तुरंत बर्खास्त किया गया। 1992 की घटना है, 1992 की घटना है ये। और उसी दौरान दोस्तों मुंबई में भी बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। उसके बाद बाबरी मस्जिद से सब बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। हुआ क्या कि राम मंदिर का मुद्दा बहुत गर्म हो रहा था, और ये बस एक तरीके से फटने की ही देर थी। ये बॉम्ब, ये क्या है ना कि एक कहते ना बबल था, ये कब फटेगा, और ये फट गया 1992 में दिसंबर में, जब पूरी बाबरी मस्जिद को दहा दिया गया। उसके बाद तुरंत ही यूपी की सरकार, कल्याण सिंह चीफ मिनिस्टर थे, और उस समय सेंटर में, अच्छा 1991 में कांग्रेस को बहुमत मिली और कांग्रेस की सरकार है, PV नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री हुए।
1991 से लेकर 1996 तक। तो पीवी नरसिम्हा राव ने बहुत कुछ किया, हाफ लायन उनको बोला जाता है, उनके शानदार फैसले थे। मैंने उनकी बायोग्राफी रिव्यू की है जिसमें इकोनॉमी को भी उन्होंने खोला। अब जब इकोनॉमी को उन्होंने ओपन किया तो हम ये देखते हैं कि 1996 में जब इकोनॉमी को उन्होंने, तो भारत में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट आया। और फिर दोस्तों बाबरी मस्जिद का जो इंसिडेंट हुआ 1992 में, तब उस समय पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी। उन्होंने यूपी में सरकार बर्खास्त करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने जहां जहां बीजेपी की सरकार थी सब जगह बर्खास्त कर दी। पॉलिटिकल एक तरीके से फायदा उठाने की कोशिश की गई। और उसका राम मंदिर का, ये जो बाबरी मस्जिद का पूरा इशू था, इसका नतीजा ये रहा कि भारत में फिर अंडरवर्ल्ड का, मुंबई में ऑलरेडी अंडरवर्ल्ड का दबदबा बहुत ज्यादा था, लेकिन फिर भारत में पहली बार बॉम्ब ब्लास्ट हुए 1993 में। भारत भी आतंकवाद की चपेट में आया। उसके बाद दाऊद इब्राहिम के ऊपर आरोप लगा, वो चला गया, वो भाग गया। फिर आता 1996, 1996 में फिर इलेक्शन हुए और अब गठजोड़ का सिलसिला चालू होगा। 1996 से लेकर 1998 तक 3 प्रधानमंत्री आए और गए। अटल बिहारी वाजपेयी की वो 14 दिन की सरकार और उनकी जो असेंबली में स्पीच कोई नहीं भूल सकता। बीजेपी को खाली 14 दिन का, 1996 में बीजेपी की सरकार आई थी लेकिन बहुमत उनको नहीं थी। तो यहां पे अटल बिहारी वाजपेयी ने यह बोला, 14 दिन तक उनको खाली समय दिया कि आप बहुमत साबित करो, वो साबित कर नहीं पाए। तो 1-1.5 घंटे की उन्होंने बहुत जबरदस्त स्पीच दी, सरकारें आएंगी जाएंगी, देश नहीं, ये देश बचे रहना चाहिए। फिर इधर मिलीजुली सरकार 1996 से लेकर 1998 में अटल बिहारी प्रधानमंत्री, खाली 14 दिन के लिए उनको इस्तीफा देना पड़ा। फिर उसके बाद देवेगौड़ा आए, फिर आई के गुजराल आए, लेकिन कुछ खास हुआ नहीं। 1998 में फिर इलेक्शन होता है और तब जाके अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई। तब बीजेपी ने एनडीए बनाया, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। लगभग 14 पार्टी को साथ में लेके चले हैं। अटल बिहारी वाजपेयी शानदार प्रधानमंत्री रहे और 1998 से लेकर 2004 तक बीजेपी की सरकार रही। इसी दौरान दोस्तों हमारा कारगिल वॉर भी हुआ 1999 में। भारत के वीर सपूतों ने कारगिल वॉर में पाकिस्तान को झूठ धूल चटा दी। फिर 2004 के बाद लगभग 10 साल कांग्रेस की सरकार रही। 2009 और 2014 मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे, बहुत शानदार प्रधानमंत्री थे, बड़ा उनको अंडर एस्टिमेट किया जाता है, बहुत ही बेहतरीन प्रधानमंत्री थे। वो इकोनॉमिस्ट थे, हाईली क्वालिफाइड। तो मनमोहन सिंह की सरकार थी। और इसी दौरान दोस्तों 2008 में 26/11 अटैक हुआ। तब भारत ने यह जाना कि अब पाकिस्तान से हम ज्यादा दोस्ती रख नहीं सकते, क्योंकि जब भी पाकिस्तान की तरफ दोस्ती बढ़ाओ ये पीठ में खंजर भोगता है। और उसके बाद से दोस्तों कोई ज्यादा अटैक हुए भी नहीं है। फिर 2014 में दोस्तों पेट्रोल के दाम बढ़े। 2009 में दोस्तों अमेरिका का हाउसिंग रिसेशन भी आया, जिसकी वजह से हुआ यह कि 2014 में मतलब कांग्रेस सरकार के खिलाफ काफी गुस्सा था। नरेंद्र मोदी जो कि गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, बहुत सारे कैंडिडेट्स थे, राजनाथ सिंह भी चाह रहे थे कि वो भी प्राइम मिनिस्टर हो जाए, लेकिन जीते नरेंद्र मोदी, सबका सुपड़ा साफ कर दिया उन्होंने। और उसके बाद मोदी लहर ऐसी चली कि सारी पार्टी उसमें उड़ गई। 2014 में बहुमत की सरकार आई। बीजेपी ने 1996 के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि किसी पार्टी ने बहुमत लेके आई है। वो कितनी 289 सीटें टोटल, शायद 334 थी, लेकिन खाली बीजेपी की शायद 289 की 290, ध्यान नहीं मुझे, विपक्ष बचा ही नहीं। फिर 2014 2 साल सब कुछ चला और उसके बाद आता है डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन के बाद से भारत की इकोनॉमी लगातार नीचे जा रही है और ये अच्छी बात नहीं है। फिर जीएसटी आ गया, दो रिफॉर्म, डीमोनेटाइजेशन और जीएसटी, इन्होंने कमर तोड़ दी। जीएसटी बहुत बढ़िया है लेकिन उसमें अभी रिफॉर्मेशन की जरूरत है। फिर 2019 में इलेक्शन हुए। 2019 में जब इलेक्शन हुए तो फिर से बीजेपी की सरकार आई। और अभी दोस्तों 2019 के बाद सीएए एनआरसी प्रोटेस्ट हुए, किसान प्रोटेस्ट चल रहे हैं। 2019 के बाद से दोस्तों बीजेपी का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, मतलब काफी ज्यादा असंतोष देखने को मिला है। और अब इलेक्शन 2024 में होने हैं। ये दोस्तों लगभग 2 घंटे का लेक्चर है। भारत का इतिहास मैंने पूरा कवर किया है, इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर यहां तक। अब आई होप आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। इसको यार मैंने बड़ी मेहनत की है, इसको जितना हो सके शेयर करो। मैंने दोस्तों ये एक टेक में लिया है, कुछ जगह पॉज किया है, कभी शोर आ गया, कुछ आ गया, तो यार जितना हो सके इसको शेयर करो। और बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। हमारे यहां पे आपको इस लेक्चर की पीडीएफ जो है वो मिल जाएगी। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। मुझे ये बताओ कि आपको किस टॉपिक का स्पेशल लेक्चर चाहिए। थैंक यू सो मच।